यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए, मई नवंबर 2022 एग्जाम के लिए मोस्ट अवेटेड लेक्चर, दैट इज रिवीजन लेक्चर्स। अब एक चीज समझना, आपके एग्जाम के लिए असेसमेंट ईयर है दैट इज 22-23 एंड आपका प्रीवियस ईयर है 21-22। तो सबसे पहला टॉपिक हम करने वाले हैं दैट इज टैक्स रेट फॉर असेसमेंट ईयर 22-23। सर टैक्स रेट क्या है? तो ध्यान देना, इन केस ऑफ द इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन के केस में अप टू 2,50,000 अगर टोटल इनकम है, टोटल इनकम को मैं बहुत बार नेट टैक्सेबल इनकम भी बोलूंगा या एनटीआई बोलूंगा। सो अगर टोटल इनकम अप टू 2,50,000 है, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। 2,50,000 से 5 लाख तक 5% टैक्स लगेगा, 5 लाख से लेकर 10 लाख तक 20% टैक्स लगेगा एंड मोर देन 10 लाख 30% टैक्स लगेगा। तो पे अटेंशन, इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन अप टू 2,50,000 इज बेसिक एग्जेम्पशन, देयर इज नो टैक्स। 250 to 5 lakh 5%, 5 lakh to 10 lakh 20%, more than 10 lakh 30%। अब एक चीज समझना, अगर कोई पर्सन सीनियर सिटीजन है, अब क्वेश्चन ये आता है सीनियर सिटीजन का मतलब क्या होता है? सीनियर सिटीजन मींस पहली चीज वो रेजिडेंट होना चाहिए। रेजिडेंट इंडिविजुअल जिसका प्रीवियस ईयर में एज 60 इयर्स या उससे ज्यादा हो चुका है, उसको हम सीनियर सिटीजन बोलेंगे। और आपके एग्जाम के लिए जो प्रीवियस ईयर है दैट इज प्रीवियस ईयर 21-22। तो प्रीवियस ईयर 21-22 में कोई भी इंडिविजुअल जो रेजिडेंट है और उसने 60 इयर्स या उससे ज्यादा का एज कंप्लीट किया है, उसको हम सीनियर सिटीजन बोलेंगे। सो इन केस ऑफ सीनियर सिटीजन अप टू 3 लाख इज बेसिक एग्जेम्पशन, मींस अप टू 3 लाख देयर इज नो टैक्स। 3 लाख टू 5 लाख 5%, 5 लाख टू 10 लाख 20%, मोर देन 10 लाख 30%। अब एक चीज समझना, अगर कोई सुपर सीनियर सिटीजन है, सुपर सीनियर सिटीजन का मतलब होता है कि कोई भी रेजिडेंट इंडिविजुअल है, रेजिडेंट यहां पे भी होना चाहिए। अगर कोई नॉन रेजिडेंट है ना यार, उसका कितना भी एज हो वो कभी भी सीनियर सिटीजन नहीं बन सकता, रेजिडेंट होना चाहिए। तो रेजिडेंट इंडिविजुअल है जिसने अपने प्रीवियस ईयर 21-22 में 80 इयर्स या उससे ज्यादा का एज कंप्लीट कर दिया है, उसको हम सुपर सीनियर सिटीजन बोलेंगे। एंड गाइस, सुपर सीनियर सिटीजन के केस में अप टू 5 लाख इज अ बेसिक एग्जेम्पशन, मींस 5 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं लगता। 5 लाख टू 10 लाख डायरेक्टली 20% एंड मोर देन 10 लाख 30% टैक्स लगेगा। अब यहां पे एक क्वेश्चन आता है कि सर आप ये बोल रहे हैं कि प्रीवियस ईयर 21-22 में किसी ने 60 इयर्स या 80 इयर्स का एज कंप्लीट किया है, उसको सीनियर सिटीजन या सुपर सीनियर सिटीजन बोलेंगे और उसको हायर बेसिक एग्जेम्पशन का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन सर अगर मान लो कोई भी इंडिविजुअल है, वो अपना 60th बर्थडे मीन जो 60th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है वो 1 अप्रैल 2022 को कर रहा है, मींस कोई पर्सन अपना 60th बर्थडे जो सेलिब्रेट कर रहा है वो 1 अप्रैल 2022 को कर रहा है। क्वेश्चन ये आता है कि वो सीनियर सिटीजन कब माना जाएगा? जिस दिन आप बर्थडे कंप्लीट करते हो उस दिन वो पर्टिकुलर एज कंप्लीट होगी या उसके पिछले दिन? राइट आंसर इज उसके पिछले दिन। तो यहां पे सीबीडीटी का क्लेरिफिकेशन है, सीबीडीटी का सर्कुलर है। सीबीडीटी ये बोलती है कि कोई भी पर्सन अगर 1 अप्रैल 2022 को 60th या 80th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है, उस दिन केक काट रहा है, उस दिन हैप्पी बर्थडे बोल रहे हैं, तो यह समझा जाएगा कि उसने 60 इयर्स या 80 इयर्स का एज कंप्लीट कर दिया है 31 मार्च 2022 को। और आपको असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए हायर बेसिक एग्जेम्पशन दैट इज 3 लाख और 5 लाख का बेनिफिट मिल जाएगा। अब एक चीज समझना, ये तो हुई टैक्स रेट की बात। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या सरचार्ज भी लगता है क्या? सरचार्ज क्या होता है कि टैक्स पे कोई एक्स्ट्रा टैक्स लगना, दैट इज कॉल्ड सरचार्ज। तो पहले टैक्स आता है, उसके बाद में उसमें सरचार्ज ऐड करते हैं। तो क्या इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन के केस में सरचार्ज भी लगेगा? आंसर इज यस। सरचार्ज डिपेंड करेगा आपकी टोटल इनकम पे। अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा है, अप टू 1 करोड़ है, टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा है अप टू 1 करोड़ है, तो उस केस में सरचार्ज आएगा 10% की रेट से। इफ 1 करोड़ से ज्यादा है अप टू 2 करोड़ है तो उसमें सरचार्ज आएगा 15% की रेट से। आपकी टोटल इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है अप टू 5 करोड़ है तो सरचार्ज आएगा 25% की रेट से। एंड अगर आपकी इनकम जो है टोटल इनकम वो 5 करोड़ से ज्यादा है तो सरचार्ज आएगा 37% की रेट से। तो मैंने क्या बोला, इधर देखो, ध्यान देने की कोशिश करना। ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन। इफ योर टोटल इनकम इज मोर देन 50 लाख अप टू 1 करोड़, सरचार्ज रेट इज 10%। मोर देन 1 करोड़ अप टू 2 करोड़, surcharge rate is 15%. More than 2 crore up to 5 crore, surcharge rate is 25%. And more than 5 crore, in that case your surcharge rate is 37%. बट यहां पे आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि जो भी तुम्हारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A वाला होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A वाला कौन सा होता है? जो इक्विटी शेयर, इक्विटी ओरिएंटेड फंड और यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट पे जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है जिस पे 10% टैक्स रेट आती है। और जो तुम्हारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A वाला होता है जिस पे 15% की टैक्स रेट आती है और डिविडेंड इनकम है। ये 3 तरह की इनकम पे मैक्सिमम सरचार्ज जो है ना वो आपका 15% हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। वापस से मैं बोल रहा हूं,
देखिए, जो भी तुम्हारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 है या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 है या फिर डिविडेंड का इनकम है, इस पे जो भी टैक्स आएगा उस टैक्स पे मैक्सिमम सरचार्ज है ना वो 15% ही हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन, आप लोगों का ध्यान अब इधर होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहली चीज, आपका टोटल इनकम अप टू 50 लाख है तो उसमें कोई सरचार्ज लेना ही नहीं है। अगर टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा है, अप टू आपका 1 करोड़ है, सरचार्ज ले लीजिए आप 10%। 1 करोड़ से ज्यादा है, अप टू 2 करोड़ है, आप सरचार्ज लीजिए 15%। अब एक चीज समझना, अगर आपका टोटल इनकम जो है वो 2 करोड़ से ज्यादा है, लेकिन अगर उस टोटल इनकम में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 वाला या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 वाला या डिविडेंड का इनकम है, तो उस पर ध्यान रखना, उस पर जो भी टैक्स आएगा उस पर हाईएस्ट सरचार्ज है वो 15% ही रहेगा, कभी भी उस पर 25% या 37% वाला सरचार्ज नहीं आएगा। लेकिन एक चीज समझना, जो तुम्हारा अदर इनकम बचता है, ये स्पेशल 3 इनकम को हटा दो। कौन कौन सी 3 इनकम हटाओगे? एलटीसीजी 112A, एसटीसीजी 111A एंड डिविडेंड का इनकम। इन 3 को हटा के जो बाकी वाला इनकम है, वो बाकी वाला इनकम इटसेल्फ इज मोर देन 2 करोड़। मींस बाकी वाला इनकम है, वो बाकी वाला इनकम जो है, रिमेनिंग इनकम इज मोर देन 2 करोड़, तो उस केस में वो रिमेनिंग इनकम पे जो टैक्स आएगा उस पे 25% की रेट से सरचार्ज लेना है। और अगर तुम्हारा जो रिमेनिंग इनकम है, दैट रिमेनिंग इनकम इज मोर देन 5 करोड़, तो उस केस में वो रिमेनिंग इनकम पे जो टैक्स आएगा उस पे आपको 37% सरचार्ज लेना है। लेकिन ऑलवेज ध्यान रखना कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A एंड डिविडेंड का इनकम पे जो भी टैक्स आएगा उस टैक्स पे हाईएस्ट सरचार्ज है वो आपका 15% ही रहेगा। 15% से ज्यादा सरचार्ज इन इनकम के टैक्स पे नहीं लगेगा। अब यहां पे आप देखेंगे, ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन, यहां पे आप देखेंगे, जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं यहां पे, तो यहां पे आप देखेंगे जैसे आपका पॉइंट नंबर 4 है, तो 4th नंबर में आप देखेंगे कि यहां पे आपका जो टोटल इनकम है, दैट टोटल इनकम इज ओनली 45 लाख। टोटल इनकम इज ओनली 45 लाख, मींस अदर देन दिस कैपिटल गेन एंड डिविडेंड। बट अगर आप कैपिटल गेन एंड डिविडेंड देखेंगे तो आपका 3 करोड़ है, सो टोटल कम्स टू द 3 करोड़ 45 लाख। अब यहां पे आप बोलेंगे कि टोटल 3 करोड़ 45 लाख है, मींस यहां पे तो 2 करोड़ से ज्यादा है, सरचार्ज 25% होना चाहिए। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, यहां पे आपका कैपिटल गेन एंड डिविडेंड कितना है? 3 करोड़ है, तो उस पे तो जो भी टैक्स आएगा उस टैक्स पे आपका सरचार्ज कितना रहेगा? 15%। अब एक चीज समझिए कि यहां पे रिमेनिंग इनकम क्या 2 करोड़ से ज्यादा है क्या? यहां रिमेनिंग इनकम है वो क्या 2 करोड़ से ज्यादा है? आंसर इज नो, रिमेनिंग इनकम इज नॉट मोर देन 2 करोड़, रिमेनिंग इनकम इज ओनली 45 लाख। तो उस केस में जो रिमेनिंग इनकम पे जो टैक्स आएगा उस पे भी आपका 15% ही सरचार्ज लगेगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। तो इसको कैसे याद रखेंगे? ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन। वापस से एक बार मैं रिवाइज करा रहा हूं, आपकी सरचार्ज की रेट क्या है। तो देखिए, सबसे पहले आपको टोटल इनकम देखना पड़ेगा। टोटल इनकम इज अप टू 50 लाख, ऑब्वियसली देयर इज नो सरचार्ज। 50 लाख से ज्यादा है अप टू 1 करोड़ है, 10% सरचार्ज जोड़िए। 1 करोड़ से ज्यादा है अप टू 2 करोड़ है, उस पर आप 15% सरचार्ज जोड़िए। 2 करोड़ से ज्यादा है अप टू 5 करोड़ तक है तो उस पर 25% सरचार्ज जोड़िए। और अगर 5 करोड़ से भी ज्यादा है तो आप 37% सरचार्ज जोड़िए। लेकिन यहां पे हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि जो तुम्हारा एलटीसीजी 112A वाला है, एसटीसीजी 111A वाला है एंड डिविडेंड का इनकम रहेगा, जिसपे जो भी टैक्स आएगा उस टैक्स पे मैक्सिमम सरचार्ज 15% हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। जैसे फॉर एन एग्जांपल, मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो 15 करोड़ है, 15 करोड़ का मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, उस पे 10% टैक्स आएगा, मैक्सिमम सरचार्ज उस पे कितना आएगा? 15% आएगा। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर मान लो आपकी टोटल इनकम है, उस टोटल इनकम में ये जो तुम्हारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A वाला, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A वाला एंड डिविडेंड का इनकम है, तो आपको उसमें देखना पड़ेगा कि इन इनकम पे 3 इनकम्स जो है उस पे जो टैक्स आएगा उस टैक्स पे मैक्सिमम सरचार्ज आपको 15% लेना है। और अदर इनकम के टैक्स पे सरचार्ज कितना लेना है वो आपको देखना है कि अदर इनकम जो है वो अदर इनकम इटसेल्फ इज मोर देन 2 करोड़, तो उस पे जो टैक्स आएगा उस पे आपको 25% सरचार्ज लेना है। और अदर इनकम इटसेल्फ इज मोर देन द 5 करोड़, इन दैट केस उस इनकम पे जो टैक्स आएगा उस पे आपको 37% की रेट से सरचार्ज लेना है। अब एक चीज समझना, यहां पे मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स वगैरह भी दे रखे हैं, आप एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब उसके बाद में मैं आपको बताने वाला हूं कंपनी के लिए टैक्स रेट क्या लगता है। तो कंपनी के लिए टैक्स रेट में 2 तरह की कंपनी होती है, वन इज द डोमेस्टिक कंपनी, वन इज द फॉरेन कंपनी। गाइस ध्यान रखना, डोमेस्टिक कंपनी के लिए नॉर्मली टैक्स रेट इज 30%। डोमेस्टिक कंपनी के लिए नॉर्मली टैक्स रेट इज 30%, बट अगर वो डोमेस्टिक कंपनी है, उसका प्रीवियस ईयर 1920, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रीवियस ईयर 1920, प्रीवियस ईयर 1920 का जो ग्रॉस रिसिट है या टर्नओवर है वो अप टू 400 करोड़ है, तो उस केस में उस कंपनी के लिए 25% टैक्स रेट रहेगा। तो देखिए, वापस से बोल रहा हूं, इन केस ऑफ द डोमेस्टिक कंपनी, नॉर्मली डोमेस्टिक कंपनी के लिए टैक्स रेट इज 30%, बट प्रीवियस ईयर 1920 का टर्नओवर या ग्रॉस रिसिट है दैट इज अप टू 400 करोड़, तो उस केस में उस डोमेस्टिक कंपनी को ओनली 25% की रेट से टैक्स भरना पड़ेगा।
पड़ेगा। फॉरेन कंपनी के लिए टैक्स रेट होता है 40%, फॉरेन कंपनी के लिए टैक्स रेट होता है 40%। क्या सर कंपनीज के केस में भी सरचार्ज लगता है? आंसर इज यस, बट कंपनीज के केस में सरचार्ज लगता है ओनली टोटल इनकम अगर मोर देन 1 करोड़ है। इफ टोटल इनकम इज मोर देन 1 करोड़ अप टू 10 करोड़ है तो डोमेस्टिक कंपनी के केस में सरचार्ज लगेगा 7% की रेट से एंड फॉरेन कंपनी के केस में सरचार्ज लगेगा 2% की रेट से। बट टोटल इनकम इज मोर देन 10 करोड़, इन दैट केस डोमेस्टिक कंपनी के केस में सरचार्ज लगेगा 12% की रेट से एंड फॉरेन कंपनी के केस में 5% की रेट से। सो ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन, टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है अप टू 10 करोड़ है तो डोमेस्टिक कंपनी के केस में 7% लीजिए, और 10 करोड़ से ज्यादा है तो डोमेस्टिक कंपनी के केस में 12% लीजिए एंड फॉरेन कंपनी के केस में 2% एंड 5%। फॉरेन कंपनी के केस में सरचार्ज की रेट कम क्यों है? क्योंकि फॉरेन कंपनी के लिए टैक्स रेट है वो 40% है, वो अपने आप में बहुत ज्यादा है। उसके बाद में क्वेश्चन ही आता है पार्टनरशिप फर्म है, एलएलपी है, लोकल अथॉरिटी है, सर उनके लिए टैक्स रेट क्या रहता है? फ्लैट 30%, फ्लैट 30% का टैक्स रेट रहेगा। सरचार्ज लगेगा? आंसर इज यस, सरचार्ज लगेगा 12% की रेट से इफ टोटल इनकम इज मोर देन 1 करोड़। अगर टोटल इनकम मोर देन 1 करोड़ है सरचार्ज लगेगा 12% की रेट से। अब एक चीज समझना, जो भी हमने टैक्स रेट अभी तक पढ़ी उसमें हर जगह आप टैक्स लेंगे, उसके बाद में आप सरचार्ज को ऐड करेंगे और उसके बाद में आपको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है वो आपको 4% ऐड करना है। अब यहां पे क्वेश्चन ही आता है सर कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए टैक्स रेट क्या होती है? तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए अप टू 10,000 जो है उस पे 10% टैक्स लगेगा। 10,000 टू 20,000 का इनकम रहेगा उस पे 20% लगेगा, और जो भी 20,000 से ज्यादा का इनकम रहेगा उस पे 30%। यहां पे कोई बेसिक एग्जेम्पशन नहीं है। तो देखिए 10,000 तक 10%, 10,000 टू 20,000 20%, 20,000 से ज्यादा जितना भी टोटल इनकम रहेगा उस पे 30%। कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में सरचार्ज लगेगा 12% की रेट से अगर उनका टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है। तो 1 करोड़ से ज्यादा है तो उसमें 12% की रेट से सरचार्ज लगेगा, और ऑब्वियसली हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है वो आपका 4% की रेट से लगेगा। उसके बाद में मैंने यहां पे कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, एग्जांपल्स आप देखोगे आपको बहुत अच्छे लगेंगे, लेकिन इसमें ध्यान रखना एग्जांपल नंबर 3 को मार्क करना आईएमपी, क्योंकि 3 में क्या है, मैंने डिविडेंड का भी इनकम ले रखा है, कैपिटल गेन का भी इनकम ले रखा है, अदर इनकम भी ले रखा है, और देखिए उसमें डिविडेंड की जो इनकम रहेगी उस डिविडेंड की इनकम पे कैसे टैक्स निकाल के, और उस पे जो हायर सरचार्ज है वो 25% नहीं लगा और बैलेंस इनकम के टैक्स पे 25% सरचार्ज है वो लगा। तो ये आप ढंग से देखेंगे एग्जांपल नंबर 3। उसके बाद में नेक्स्ट कंसेप्ट आता है मार्जिनल रिलीफ। सर ये मार्जिनल रिलीफ क्या होता है? तो देखिए मार्जिनल रिलीफ क्या होता है कि बहुत बार ऐसा होता है जब आपकी इनकम है ना लिटिल बिट मोर देन द सरचार्ज की लिमिट जो है, सरचार्ज की लिमिट जैसे इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन में 50 लाख से ज्यादा इनकम है तो सरचार्ज लग जाता है। तो क्या होता है कि अगर आपकी इनकम लिटिल बिट मोर देन दैट लिमिट है, मींस 50 लाख से थोड़ी बहुत ज्यादा है, और उसकी वजह से होता क्या है कि आपका टैक्स ज्यादा बढ़ जाता है एज कंपेयर टू इनकम, आपका टैक्स है वो ज्यादा बढ़ जाता है एज कंपेयर टू इनकम, तो यहां पे लॉ मेकर्स आपको मार्जिनल रिलीफ देते हैं। सर मार्जिनल रिलीफ का कोई सेक्शन होता है कि? आंसर इज नो। फाइनेंस एक्ट जो आता है, फाइनेंस एक्ट में ही एक प्रोवाइजो के फॉर्म में मार्जिनल रिलीफ के बारे में बताया होता है। अब एक चीज समझना, मार्जिनल रिलीफ कहां लगेगा? तो हमेशा ध्यान रखना इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन के केस में अगर आपका इनकम लिटिल बिट मोर देन 50 लाख है आपको मार्जिनल रिलीफ चेक करना है, या लिटिल बिट मोर देन 1 करोड़ है, क्योंकि 1 करोड़ पे क्या होता है सरचार्ज की रेट चेंज हो जाती है, आपकी 10% से 15% हो जाती है। अगर आपकी इनकम लिटिल बिट मोर देन 2 करोड़ है या लिटिल बिट मोर देन 5 करोड़ है तो भी आपको चेक करना पड़ेगा मार्जिनल रिलीफ। इन केस ऑफ कंपनी के लिए अगर मैं बात करूं तो आपकी इनकम लिटिल बिट मोर देन 1 करोड़ है तो चेक करना पड़ेगा, मोर देन 10 करोड़ है तो चेक करना पड़ेगा। इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म है 1 करोड़ से ज्यादा है तो आपको चेक करना पड़ेगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में 1 करोड़ से ज्यादा है तो आपको चेक करना पड़ेगा। अब एक चीज समझना, यहां पे आपको मार्जिनल रिलीफ कैसे कैलकुलेट करना, बड़ा ही सिंपल सा तरीका है। इधर देखिए, जैसे फॉर एन एग्जांपल एक कंपनी है, उसका जो इनकम है वो 1 करोड़ 1 लाख है, डोमेस्टिक कंपनी है और उसका जो इनकम है वो 1 करोड़ 1 लाख है। तो 1 करोड़ 1 लाख पे जब आप टैक्स कैलकुलेट करेंगे इट्स कम्स टू द 30,30,000 का आपका टैक्स आ गया। अब यहां पे सरचार्ज लगेगा यानी आंसर इज यस। जब आपकी इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है तो ऑब्वियसली सरचार्ज लगेगा, कितना लगेगा 7% की रेट से। तो 7% जब आप सरचार्ज जोड़ते हैं तो आपका जो टैक्स आता है इंक्लूडिंग सरचार्ज दैट इज 32,42,100। अब एक बात समझना, आप सरचार्ज ऐड करने के बाद आप क्या करेंगे, एक एक्सरसाइज करेंगे, मींस आप सबसे पहले वहां लिखेंगे, जैसे इस एग्जांपल में आपकी इनकम लिटिल बिट मोर देन 1 करोड़ है तो आप एक काम करिए, सबसे पहले आप टैक्स निकाल दीजिए 1 करोड़ पे, टैक्स निकाल दीजिए 1 करोड़ पे, टैक्स ऑन 1 करोड़ और प्लस एनटीआई माइनस 1 करोड़ करिए। इसका मतलब यह हुआ कि 1 करोड़ से ऊपर जितना भी इनकम है वो हम गवर्नमेंट को ही दे देते हैं, हमको नहीं चाहिए। तो आप क्या करेंगे, टैक्स ऑन 1 करोड़ एंड उसमें ऐड करेंगे
एनटीआई -1 करोड़, ये जो भी अमाउंट आएगा इसमें से आपको क्या करना है, इन दोनों में से जो विच एवर इज लोअर है ना वो आप कंटिन्यू कर दीजिए, विच एवर इज लोअर है वो आप कंटिन्यू कर दीजिए, आपका ऑटोमेटिकली यहां पे मार्जिनल रिलीफ है वो मिल जाएगा और फिर आप उसमें हेल्थ एंड एजुकेशन सेस को ऐड कर दीजिए। तो देखिए मैंने क्या बोला, क्या करने का, सबसे पहले अगर आपको लगता है इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी भी आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन के केस में इनकम इज लिटिल बिट मोर देन 50 लाख रुपीस और 1 करोड़ और 2 करोड़ और 5 करोड़, कंपनी के केस में मोर देन 1 करोड़ और 10 करोड़, इन केस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म मोर देन 1 करोड़, इन केस ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी मोर देन 1 करोड़, देन यू हैव टू चेक द मार्जिनल रिलीफ। आप एक काम करिए, जो भी इनकम है उस पर टैक्स निकाल दीजिए और फिर आप एक काम करिए, उस टैक्स में आप सरचार्ज को ऐड करिए और सरचार्ज को ऐड करने के बाद फिर आप लिखेंगे कि दिस अमाउंट, जो भी टोटल अमाउंट आएगा, दिस अमाउंट इज रेस्ट्रिक्टेड टू, वो रेस्ट्रिक्ट करेगा किससे, टैक्स ऑन 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ और टैक्स ऑन 1 करोड़ और 10 करोड़, और जो उससे ऊपर वाला इनकम है वो गवर्नमेंट को ही दे दीजिए, उसमें ऐड कर दीजिए एनटीआई -1 करोड़ और 50 लाख, वॉट जब आपका इनकम जिससे ज्यादा है उससे अपन कंपेयर करेंगे, और इसमें से जो विच एवर इज लोअर है उसको आप कंटिन्यू करिए और उसमें आप हेल्थ एंड एजुकेशन सेस को ऐड कर दीजिए, आपको मिल जाएगा यहां पे टोटल टैक्स। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। तो मार्जिनल रिलीफ से रिलेटेड आपको 4-5 क्वेश्चंस दे रखे हैं, वो आप देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। उसके बाद एक सेक्शन आती है 87A। 87A का एक रिबेट मिलता है, आपने सुना होगा बहुत बार कि 5 लाख तक टैक्स नहीं लगता, लेकिन सर अभी तो आपने बताया ओनली 2,50,000 का बेसिक एग्जामिशन है। अब यहां पे एक चीज समझना, एक रिबेट डाली गई है 87A की, बट दिस 87A रिबेट इज अवेलेबल ओनली टू रेजिडेंट इंडिविजुअल। ध्यान रखना, दिस रिबेट इज अवेलेबल ओनली टू रेजिडेंट इंडिविजुअल को ये मिलती है, ये एचयूएफ को वगैरह नहीं मिलती, और ओनली उस रेजिडेंट इंडिविजुअल को मिलती है जिसका नेट टैक्सेबल इनकम इज अप टू 5 लाख। तो देखिए, रेजिडेंट इंडिविजुअल जिसका नेट टैक्सेबल इनकम जो है वो अप टू 5 लाख रुपीस है, तो वो रिबेट ले सकता है। रिबेट कितना ले सकता है? वॉट एवर द टैक्स अमाउंट और 12,500 विच एवर इज लोअर, whatever the tax amount और 12,500 whichever is lower। एक और चीज समझना, ये रिबेट आप हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करने से पहले क्लेम करेंगे, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करने से पहले आप ये रिबेट क्लेम करेंगे। अब एक और चीज समझना, आपका नेचर ऑफ इनकम कोई भी हो, ये रिबेट आपको मिलेगा। मींस एनी टाइप ऑफ द नेचर ऑफ इनकम, भले आपका विनिंग का इनकम है तो भी आपको ये रिबेट मिलेगा, भले आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 है तो भी आपको ये रिबेट मिलेगा, भले आपका नॉर्मल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो भी आपको रिबेट मिलेगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A वाला है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A वाला है, तो उसके सामने ये रिबेट नहीं मिलती है। ये दिमाग में आप डाल देना कि 112A वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है जो इन एक्सेस ऑफ 1 लाख के 10% से टैक्सेबल होता है, उसके सामने ये रिबेट नहीं मिलती है। उसके बाद में एक चीज ध्यान रखना कि जो भी तुम्हारी टोटल इनकम आती है, टोटल इनकम मींस नेट टैक्सेबल इनकम आफ्टर क्लेमिंग द डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से, जो टोटल इनकम है एंड जो तुम्हारा नेट टैक्स पेबल है वो हमेशा आप नियरेस्ट रुपीज ऑफ 10 में राउंडेड ऑफ करोगे। 10 में राउंडेड ऑफ करने का मतलब अगर 5, 6, 7, 8, 9 है तो आप ऊपर वाले 10 में जाओगे, 1, 2, 3, 4 है तो आप नीचे वाले 10 में राउंडेड ऑफ कर लोगे। अब अपन चालू कर रहे हैं कुछ स्पेशल रेट्स। अभी तक जो हमने पढ़ा वो नॉर्मल टैक्स रेट थी, अब अपन चालू करते हैं स्पेशल रेट। और स्पेशल रेट में बेटा सबसे पहले मैं आपको एक सेक्शन पढ़ाऊंगा, दैट इज 115BAA। और यहां पे ध्यान देना, और ये सेक्शंस आपके एग्जाम में मेजर मार्क्स कवर करेगी। इस बार का जो एग्जाम हुआ दिसंबर 2021 वाले पेपर में आप देखोगे तो पहला क्वेश्चन 115BAB से था, एज वेल एज द DTAA का क्वेश्चन जो था उसमें 115BAC पूछा गया था। मींस अच्छा खासा कवरेज यहां से होता है, तो सब लोग ध्यान देना। एक सेक्शन है 115BAA। 115BAA ये बोलती है कि डोमेस्टिक कंपनी के पास ऑप्शन है कि डोमेस्टिक कंपनी चाहे तो 22% की रेट से टैक्स पे कर सकती है। लेकिन सर कौन सी डोमेस्टिक कंपनी, क्या डोमेस्टिक कंपनी न्यू होनी चाहिए या एग्जिस्टिंग भी ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकती है? क्या मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए या नॉन मैन्युफैक्चरिंग भी ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकती है? राइट आंसर इज कोई भी डोमेस्टिक कंपनी। सेक्शन 115BAA बोलती है कि अगर कोई भी डोमेस्टिक कंपनी है, वो भले न्यू हो, ओल्ड हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, नॉन मैन्युफैक्चरिंग हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 22% की रेट से टैक्स पे कर सकती है। लेकिन सर आप बोल रहे हैं 22% की रेट से टैक्स लगेगा, लेकिन क्या इसमें सरचार्ज लगेगा क्या? आंसर इज यस, एंड सरचार्ज विल बी द 10% इररेस्पेक्टिव ऑफ टोटल इनकम। टोटल इनकम आपका कितना भी हो, टोटल इनकम भले 10 रुपया है तो भी वहां पे सरचार्ज लगेगा 10% की रेट से, एंड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा 4% की रेट से। इफेक्टिवली टैक्स रेट है वो 25.168% हो जाएगी। इफेक्टिवली उस डोमेस्टिक कंपनी के लिए टैक्स रेट है वो 25.168% हो जाएगी। मींस यहां पे आपका 22% टैक्स रेट, 10% सरचार्ज ऑलवेज एंड 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऑलवेज आपको ऐड करना है, तो 25.168% है, उस रेट से टैक्स लगेगा डोमेस्टिक कंपनी को।
लेकिन सर एक बात बताइए, डोमेस्टिक कंपनी को अगर कोई स्पेशल रेट्स वाली इनकम हुई तो स्पेशल रेट्स वाली मींस जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A पे 10% टैक्स लगता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A पे आपका 15% टैक्स लगता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 20% टैक्स लगता है, विनिंग पे आपका 30% टैक्स लगता है, कार्बन क्रेडिट के पॉइंट को सेल करते हैं उस पे 10% टैक्स लगता है। तो सर ये तो सब स्पेशल रेट्स वाली इनकम है, इस पे टैक्स कौन सी रेट से लगेगा? गाइस स्पेशल रेट्स वाली जो भी इनकम रहेगी उस पे टैक्स स्पेशल रेट से ही लगेगा। मींस अगर 10%, 15%, 20%, 30%, 10% जो भी रेट है वो स्पेशल रेट से ही लगेगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है यहां पे, उसमें ऑलवेज आपका 10% सरचार्ज ऐड होगा एंड 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड होगा इररेस्पेक्टिव ऑफ द टोटल इनकम। तो अगर कोई भी एसएससी 115BAA लेता है तो जो आपकी स्पेशल रेट्स वाली इनकम रहेगी वो स्पेशल रेट्स वाली इनकम पे टैक्स तो स्पेशल रेट से ही लगेगा, लेकिन उसमें 10% ऑलवेज आपको सरचार्ज ऐड करना पड़ेगा एंड 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करना पड़ेगा। सर जो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम होगी, अदर सोर्सेज की इनकम होगी, वो ऑब्वियसली वो 22% से टैक्सेबल होगी, बट उसमें 10% आपको सरचार्ज ऐड करना पड़ेगा और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है वो आपको 4% ऐड करना पड़ेगा। तो सर एक बात बताइए, यहां तो बहुत ही बेनिफिट है, 22% का टैक्स रेट है वो डोमेस्टिक कंपनी को मिल जाएगा। तो क्वेश्चन यहां पे यह आता है कि क्या डोमेस्टिक कंपनी को कुछ ना कुछ कुर्बानी देनी पड़ेगी? आंसर इज यस। यहां उस डोमेस्टिक कंपनी को कुछ ऐसे बेनिफिट्स है जो सरेंडर करने पड़ेंगे और वो बेनिफिट्स डोमेस्टिक कंपनी नहीं ले सकती। सर कौन कौन से? सबसे पहले मैं बता दूं कि 10AA का जो SEZ का डिडक्शन मिलता है वो SEZ का डिडक्शन नहीं मिलेगा। उसके साथ साथ में वो डोमेस्टिक कंपनी एडिशनल डेप्रिसिएशन 32 सबसेक्शन 1 क्लॉज नंबर 2A में क्लेम करती है वो नहीं मिलेगा। 32AD का डिडक्शन नहीं मिलेगा, इन्वेस्टमेंट अलाउंस का, वो तो ऐसे भी अभी नहीं मिलता है। तो देखिए सबसे पहले 10AA का डिडक्शन नहीं मिलेगा, उसके साथ में आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, 33AB और ABA जो है उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा, वो टी कॉफी रबर डेवलपमेंट बोर्ड और साइट रेस्टोरेशन अकाउंट वाला मिलता है ना, वो डिडक्शन नहीं मिलेगा। उसके बाद साइंटिफिक रिसर्च में आपका 35 सबसेक्शन 1 का क्लॉज नंबर 2, क्लॉज नंबर 3, क्लॉज नंबर 2A और 35 सबसेक्शन 2AA और 35 2AB का डिडक्शन नहीं मिलेगा। अब एक चीज समझना, ये कौन कौन से हुए? तो सबसे पहले 35 सबसेक्शन 1 क्लॉज नंबर 2, क्लॉज नंबर 3, क्लॉज नंबर 2A की बात करता हूं। आपको पता रहेगा जब आप डोनेशन देते हो, डोनेशन किसको देते हो? अगर मान लो रिसर्च एसोसिएशन, इंस्टीट्यूट, कॉलेज, यूनिवर्सिटी को डोनेशन देते हो साइंटिफिक रिसर्च के लिए, तो आपको 100% डिडक्शन मिलता है, वो नहीं मिलेगा। सोशल स्टैटिस्टिकल रिसर्च के लिए दिया 100% डिडक्शन मिलता है, वो नहीं मिलेगा। अगर आपने किसी IIT नेशनल लेबोरेटरी को डोनेशन दिया वो नहीं मिलेगा। उसके बाद में किसी इंडियन कंपनी को डोनेशन दिया, किसके लिए? साइंटिफिक रिसर्च के लिए, 100% डिडक्शन मिलता है, वो भी नहीं मिलेगा। और एक बात समझना, आपको मैंने 35 2A भी बताया था कि अगर कोई भी कंपनी है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में या बायोटेक्नोलॉजी बिजनेस में, तो उसको ऑल रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर पे 100% डिडक्शन मिलता है, वो डिडक्शन 35 2AB वाला नहीं मिलेगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, यहां पे साइंटिफिक रिसर्च में आपको 3511 और 3514 मिल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इन हाउस रिसर्च पे जो भी आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करोगे उस पे 100% डिडक्शन मिलेगा और कैपिटल एक्सपेंडिचर करोगे उस पे लैंड को छोड़ के बाकी वाले पे आपको 100% डिडक्शन है वो आपको मिल जाएगा। एक और चीज समझना, अगर कोई भी कंपनी ये सेक्शन लेती है तो वो 35AD का डिडक्शन, वो स्पेसिफाइड बिजनेस, वो 14 बिजनेस का डिडक्शन नहीं ले सकते, एज वेल एज 35 CCC एंड CCD नहीं ले सकते, दैट इज एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का डिडक्शन नहीं ले सकते। अब एक और चीज समझना, ये डोमेस्टिक कंपनी है ना, अंडर चैप्टर 6A का कोई डिडक्शन नहीं ले सकती, अंडर चैप्टर 6A का एक भी डिडक्शन नहीं ले सकती, इनकम बेस, एक्सपेंडिचर बेस कुछ भी नहीं ले सकती, 3 को छोड़ के। और वो 3 एक्सेप्शन है, ATJJAA दैट इज न्यू एम्प्लॉय को रिक्रूट करते हैं उसके 30% वाला, ATLA किसको मिलता है? जब आप दैट इज द आपका IFSC में लोकेटेड यूनिट होती है उसको एक डिडक्शन मिलता है, ATLA का वो मिलेगा, और ATM का जो इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड होता है उसका डिडक्शन मिलेगा, बाकी कोई भी नहीं मिलेगा। तो मैंने क्या बोला? ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन। देखिए अगर कोई भी डोमेस्टिक कंपनी 22% वाली टैक्स रेट को ऑप्ट करती है तो उसको कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ेगा। क्या क्या छोड़ना पड़ेगा? सबसे पहले SEZ 10AA का डिडक्शन नहीं मिलेगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन है वो आपको नहीं मिलेगा, 32AD का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, 33AB ABA का नहीं मिलेगा, साइंटिफिक रिसर्च में जो आप डोनेशन करते हो उससे रिलेटेड जो भी डिडक्शन है वो आपको नहीं मिलेंगे, 35AD का डिडक्शन नहीं मिलेगा, 35 CCC CCD का डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा, और अंडर चैप्टर 6A जो है वो आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। 3 को छोड़ के 3 मिलेंगे, कौन सा? ATJJAA मिलेगा, ATLA मिलेगा और ATM मिलेगा, बाकी कोई भी नहीं मिलेगा। जैसे पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दिया, क्या उसका डिडक्शन मिलेगा? आंसर इज नो, आपको नहीं मिलेगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना, लॉ मेकर्स बोलते हैं कि अगर मान लो आप ये सेक्शन लेते हो तो उस केस में ये जो डिडक्शन है या जो तुम्हारे लॉसेज है
इसकी वजह से तुम्हारे कोई भी अगर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस या अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है उसको भी आप सेट ऑफ नहीं कर सकते, वो लैप्स हो जाएगा। मैंने क्या बोला, ये जो सेक्शंस है इन सेक्शंस की वजह से अगर तुम्हारे पुराने कोई भी ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस है या अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है तो वो आपका लैप्स हो जाएगा, उसको अब आप सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान लो मेरी कंपनी है बीबी लिमिटेड जो कि डोमेस्टिक कंपनी है। हमारी कंपनी के दो बिजनेस है, एक होटल वाला है और एक हमारा जो है वो क्लासेस वाला है। मान लो पुराना कोई होटल से रिलेटेड जिसपे 35 एडी का डिडक्शन लिया था उससे रिलेटेड लॉस है, और आज अगर हमारी कंपनी जो है वो अगर ये सेक्शन को ले लेती है तो पुराना जो 35 एडी की वजह से जो हमारा लॉस में ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है वो वाला हम नहीं ले सकते। एज वेल एज एक और चीज ध्यान रखना, पुराना जो अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है वो भी नहीं ले पाओगे अगर उस अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन में एडिशनल डेप्रिसिएशन की वजह से है। बिकॉज एडिशनल डेप्रिसिएशन अब नहीं मिलता है, तो अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन में अगर कोई एडिशनल डेप्रिसिएशन है तो उसको अब आप सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना, अगर कोई भी एसएससी ये सेक्शन को ले लेता है तो उस डोमेस्टिक कंपनी को मैट नहीं लगेगा। मींस जो मिनिमम अल्टरनेट टैक्स 115 जेबी वाला है वो मैट नहीं लगेगा। लेकिन सर व्हाट अबाउट द अनएब्सॉर्ब मैट क्रेडिट, अगर पुराना कोई मैट क्रेडिट है उसका क्या होगा, वो लैप्स हो जाएगा। क्योंकि अगर आप ये सेक्शन ले लेते हो तो मैट नहीं लगेगा, तो जो भी तुम्हारा अनएब्सॉर्ब जो मैट क्रेडिट है जो 15 ईयर्स तक अपन कैरी फॉरवर्ड करते हैं ना, वो आपका लैप्स हो जाएगा, उसको आपको छोड़ना पड़ेगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना, अगर आपको यह सेक्शन का बेनिफिट लेना है तो आपको रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से पहले पहले एक फॉर्म भरना पड़ता है, दैट इज द 10 IC का फॉर्म। आपने सब लोगों ने ऑफिस में भरा होगा। रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से पहले पहले आपको क्या करना पड़ता है, 10 IC का फॉर्म है वो भरना पड़ता है, और रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से पहले पहले आपको यह सेक्शन लेनी पड़ेगी। अब एक चीज समझना, यह सेक्शन कब से आई, तो मैं बता दूं ये सेक्शन है वो असेसमेंट ईयर 2021 से आई। तो क्या पहले ही साल में यह सेक्शन को लेना जरूरी है? आंसर इज नो। गाइस, तुम्हारे पुराने कोई भी ऐसे अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है जो एडिशनल डेप्रिसिएशन की वजह से है, या पुराने कोई भी ऐसे लॉसेज जो इन सेक्शंस की वजह से है, या फिर तुम्हारा कोई मैट क्रेडिट पड़ा है, तो अभी आप इस सेक्शन को मत लीजिए। पहले वो लॉसेज अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन या मैट क्रेडिट है उसको आप एक काम करिए कि सेट ऑफ कर दीजिए, और उसके बाद में आप ये सेक्शन को ले सकते हैं। मतलब जिस साल आप लेना चाहे उस साल ये सेक्शन को आप ले सकते हैं। अब यहां पे क्वेश्चन एक और ये आता है कि सर अगर मान लो ये सेक्शन हमने ली तो क्या इससे बाहर निकल सकते हैं? ये बोलते हैं कि अगर आपने एक बार ये सेक्शन ले ली तो इससे बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन यही प्रोविजन यहां पे ऐसा भी लिखा हुआ है कि अगर किसी भी ईयर में आपने कुछ वायलेशन कर दिया, कंडीशन का वायलेशन कर दिया, मींस ये जो डिडक्शन है ये डिडक्शन सब नहीं ले सकते। अगर आपने किसी भी ईयर में डिडक्शन ले लिया तो उस साल आप इस सेक्शन से बाहर आ जाएंगे, और फ्यूचर में वापस कभी भी आप इस सेक्शन में नहीं आ सकते। फ्यूचर में वापस आप कभी भी इस सेक्शन में नहीं आ सकते। अगर आप इस सेक्शन से बाहर आ गए तो वापस से आपको इस सेक्शन का बेनिफिट कभी भी नहीं मिलेगा। अब एक बात समझना, नेक्स्ट सेक्शन इज 115 BAB and this section is very interesting, all people just pay attention। ये सेक्शन ये बोलती है कि अगर कोई भी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए, और वो भी न्यू होनी चाहिए, न्यू डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए टैक्स रेट है वो सिर्फ 15% की रेट से टैक्स लगेगा। ओनली 15% की रेट से, मींस मैन्युफैक्चरिंग डोमेस्टिक न्यू कंपनी होनी चाहिए, 15% की रेट से टैक्स लग जाएगा। लेकिन क्या सरचार्ज लगेगा? आंसर इज यस। आपको 10% की रेट से सरचार्ज लगेगा ऑलवेज। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा? आंसर इज यस। आपको 4% की रेट से हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगेगा ऑलवेज। लेकिन एक चीज समझना, यहां पे कुछ कंडीशन है। सबसे पहली कंडीशन जो है कि वो डोमेस्टिक कंपनी है वो न्यू होनी चाहिए। सर यहां पे न्यू का मतलब क्या होता है? 1 अक्टूबर 2019 से लेके और 31 मार्च 2023 के बीच में वो कंपनी इनकॉर्पोरेट होनी चाहिए, और उसका बिजनेस है वो 31 मार्च 2023 से पहले पहले चालू हो जाना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहली कंडीशन ये है कि वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो सेटअप एंड रजिस्टर्ड होनी चाहिए 1 अक्टूबर 2019 के बाद में, और उसका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है वो स्टार्ट हो जाना चाहिए टिल 31 मार्च 2023 तक। तो ये कंपनी जो है इस सेक्शन का बेनिफिट ले सकती है। दूसरी कंडीशन यह है कि ये वो कंपनी है ना वो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में होनी चाहिए, और उसके साथ साथ में या तो उस प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई रिसर्च कर रही है तो चलेगा, या उस प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है तो चलेगा। तो देखिए, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में होना चाहिए और उसके साथ साथ उस प्रोडक्ट का रिसर्च करती है तो चलेगा, उसके साथ साथ में उसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और चीज समझना, यहां पे एक और कंडीशन ये है आपकी कि वो कंपनी जो है वो न्यू होनी चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्प्लिट अप और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस आप कर रहे हो, दैट कंपनी शुड बी द न्यू, उसका बिजनेस न्यू होना चाहिए। एक और चीज समझना, उसके लिए जो प्लांट एंड मशीनरी लगेगा वो प्लांट एंड मशीनरी सब नया होना चाहिए। सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी नहीं चलेगा, लेकिन सेकंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी के लिए दो एक्सेप्शन है। एक तो टोटल प्लांट एंड मशीनरी जितना रिक्वायर है उसका 20% तक सेकंड हैंड हो सकता है, और दूसरी चीज कि इंडिया के बाहर से जो भी आप इंपोर्ट करोगे सेकंड हैंड वो न्यू ही माना जाएगा, ओनली फॉर द पर्पस ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्शन। अब एक और चीज समझना, यहां पे ये जो कंपनी है वो कोई भी ऐसी बिल्डिंग यूज नहीं करेगी जो पहले एज अ होटल या कन्वेंशन सेंटर यूज हुआ था। मींस पहले एज अ होटल या कन्वेंशन सेंटर यूज हुआ था, ऐसी कोई भी बिल्डिंग है वो अपने बिजनेस में यूज नहीं करेगी। उसके बाद मैंने बोला कि ये जो कंपनी है वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में होनी चाहिए, लेकिन
लेकिन एक चीज ध्यान रखना, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन क्या मैन्युफैक्चरिंग माना जाएगा? आंसर इज यस। ये ध्यान रखना, अगर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है तो वो मैन्युफैक्चरिंग माना जाएगा, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। माइनिंग का बिजनेस है वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। अगर आप मार्बल ब्लॉक्स होते हैं उसको आप स्लैब में कट करते हैं, मींस आप उसकी टाइल्स वगैरह बनाते हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। अगर जो भी गैस है उसको बोटलिंग करते हैं सिलेंडर में, वो आपका मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। या बुक्स का प्रोडक्शन या मूवी का प्रोडक्शन करते हैं, वो आपका मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। तो देखिए मैंने क्या बोला, एसएससी किस में एंगेज होना चाहिए? या तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में और उससे रिलेटेड रिसर्च कर रहा है चलेगा, उससे रिलेटेड आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट कर रहा है तो चलेगा। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन मैन्युफैक्चरिंग माना जाएगा, लेकिन कुछ बिजनेसेस ऐसे हैं जो मैन्युफैक्चरिंग नहीं माने जाएगा। सबसे पहले अगर सॉफ्टवेयर का प्रोडक्शन करते हैं तो वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं माना जाएगा। सेकंड इज माइनिंग है, या फिर आपके मार्बल ब्लॉक्स की आप टाइल्स बना के बेचते हैं, मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। अगर बोटलिंग करते हैं गैस को सिलेंडर में, वो कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। और प्रिंटिंग ऑफ बुक्स और प्रोडक्शन ऑफ मूवी है, वो आपका मैन्युफैक्चरिंग नहीं माना जाएगा। अब एक बात बताइए सर, आप बोल रहे हैं कि ये कंपनी को कितना टैक्स पे करना पड़ेगा? ओनली 15% की रेट से टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन सर एक बात बताइए, यहां पे एक इंटरेस्टिंग सी चीज ये आती है कि सर ओनली 15%, ये तो बहुत अच्छी बात है, तो सर यहां पे कुछ सरेंडर करना पड़ेगा? आंसर इज यस, यहां पे कुछ सरेंडर करना पड़ेगा। क्या क्या बेनिफिट सरेंडर करने पड़ेंगे जो अपन ने लास्ट सेक्शन में पढ़े थे? वो सबसे पहले यहां पे 10AA का डिडक्शन नहीं ले सकते, उसके बाद एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं ले सकते, 32AD नहीं ले सकते, 33AB नहीं ले सकते, 33ABA नहीं ले सकते, वो साइंटिफिक रिसर्च में जो डोनेशन वाले डिडक्शन थे वो नहीं ले सकते, 35AD नहीं ले सकते, 35CCC और CCD नहीं ले सकते, और अंडर चैप्टर 6A का कोई भी डिडक्शन नहीं ले सकते एक्सेप्ट 2 डिडक्शन, दैट इज 80JJAA ले सकते हैं और 80M ले सकते हैं। 80JJAA और 80M को छोड़ के अंडर चैप्टर 6A का कोई भी डिडक्शन नहीं ले सकते। अब क्वेश्चन यहां पे यह आता है कि सर एक बात बताइए, इन डिडक्शन की वजह से अगर पुराना कोई भी लॉसेस रहेगा या अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन में एडिशनल डेप्रिसिएशन रहेगा तो क्या उसको सेट ऑफ कर सकते हैं? आंसर इज नो, वो भी नहीं कर सकते। लेकिन आपका क्वेश्चन यह आएगा, सर ऐसा कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता, बिकॉज कंपनी न्यू है, जब पहली रिटर्न फाइल करेंगे ना तभी आपको इस सेक्शन को ऑप्ट करना पड़ेगा, तो ये तो क्वेश्चन ही नहीं आता। लेकिन एक बात समझना, जैसे हमारी कंपनी है वो 115 BAB लेती है, 15% से टैक्स बढ़ती है, आगे जाके कोई दूसरी कंपनी इस कंपनी में अमलगमेट हो गई, कोई दूसरी कंपनी है वो इस कंपनी में अमलगमेट हो गई, तो आपको याद रहेगा अमलगमेशन के केस में जो भी अमलगमेटिंग कंपनी है उसके जो बिजनेस के लॉसेस है या अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है वो न्यू वाली कंपनी कैरी फॉरवर्ड कर सकती है। तो हो सकता है ना कि जो पुरानी वाली कंपनी जो अमलगमेट हो रही है हमारे बिजनेस में, उस कंपनी के इन सेक्शंस की वजह से पुराने लॉसेस या अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है तो उसको इग्नोर करना पड़ेगा, उसको हम सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना, सर टैक्स रेट क्या रहेगी? तो मैंने अब आपको बोला कि जो मैन्युफैक्चरिंग का आपका जो इनकम रहेगा, बिजनेस से इनकम रहेगा, उस पे ओनली 15% की रेट से टैक्स लगेगा, 10% सरचार्ज ऐड करना है और 4% आपका हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है वो ऐड करना है। अब यहां पे एक चीज समझना कि सर वो स्पेशल रेट्स वाली इनकम का क्या होगा? LTCG 112 है 10% से टकता है, STCG 111 है 15%, LTCG 20%, विनिंग का इनकम 30%। अगर आपका कोई कैश क्रेडिट वगैरह है वो 60% से टैक्सेबल होता है। तो सर ये स्पेशल रेट्स वाली इनकम है, ये स्पेशल रेट से जाएगी, लेकिन यहां पे एक चीज ध्यान रखना, ऑलवेज 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 आपको जो वहां पे 10% सरचार्ज ऐड करना है एंड 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करना है। तो स्पेशल रेट्स वाली इनकम है वो स्पेशल रेट से ही जाएगी, लेकिन उसमें आपको सरचार्ज को ऐड करना है 10% एंड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है वो आपको ऐड करना है 4%। अब यहां पे एक और चीज समझना आप, सर यहां पे अगर हाउस प्रॉपर्टी का इनकम हुआ, अदर सोर्सेज का इनकम हुआ, उस पे क्या टैक्स रेट रहेगी? गाइस हाउस प्रॉपर्टी अदर सोर्सेज की इनकम रहेगी, उस पे 15% का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये 15% का बेनिफिट है वो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी से जो भी इनकम रहेगी, बिजनेस की इनकम रहेगी, उस पे 15% का टैक्स रेट मिलेगा। बाकी हाउस प्रॉपर्टी या अदर सोर्सेज का इनकम रहेगा, उस पे 22% की रेट से टैक्स लगेगा, प्लस 10% सरचार्ज एंड 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। इन सिंपल वर्ड बता दूं, बाकी वाली इनकम पे 22% की रेट से टैक्स लगेगा। बट यहां पे एक और चीज समझना, हाउस प्रॉपर्टी एज वेल एज अदर सोर्सेज में जो आपको 22% टैक्स लगेगा, उसके सामने कोई भी खर्चे का डिडक्शन नहीं ले सकती। मींस एनी एक्सपेंडिचर या किसी भी अलाउंसेस का वगैरह डिडक्शन नहीं ले पाएंगे। मींस ग्रॉस इनकम है वो ग्रॉस इनकम आपका 22% से टैक्सेबल हो जाएगा। अब एक चीज समझना, कैपिटल गेन कौन सी रेट से टैक्सेबल होगा? तो ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो आपका 20% की रेट से, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका 112A वाला है तो 10% की रेट से। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कौन सी रेट से टैक्सेबल होगा? तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A वाला है तो वो आपका 15% की रेट से। लेकिन सर अदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, सो गाइस यहां पे एक चीज ध्यान रखना, अगर वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो आप डेप्रिशिएबल एसेट वाला है,
शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर डेप्रिशिएबल असेट वाला है तो ओनली 15% की रेट से टैक्स लगेगा। डेप्रिशिएबल असेट वाला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो 15% की रेट से टैक्स लगेगा, और अदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है उस पर 22% की रेट से टैक्स लगेगा। बहुत ही लॉजिकल है, क्योंकि आप एक बात बताइए, जब आपने बिजनेस में डेप्रिशिएबल असेट है तो बिजनेस में डेप्रिसिएशन लिया होगा, तो आपने वहां पे टैक्स सेव कितना किया है, 15% की रेट से बिजनेस पे टैक्स सेव किया है। तो जब भी आप उसको बेचोगे और उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है डेप्रिशिएबल असेट पे, तो ओनली आपको 15% की रेट से टैक्स लगेगा। अब एक और चीज समझना, यहां पे बहुत बार कंपनी ये ट्राई करेगी कि अपना 115 BAB वाला जो कंपनी है वहां पे ज्यादा प्रॉफिट बताया जाए। बहुत बार क्या होता है, सिस्टर कंसर्न होते हैं, कनेक्टेड पर्सन होते हैं, होल्डिंग सब्सिडरी कंपनीज वगैरह होती है, तो वो क्या चाहेगी, जहां पे 115 BAB ले रहे हैं वहां पे ज्यादा प्रॉफिट बताना चाहे, क्योंकि वहां पे टैक्स रेट ओनली 15% की रेट से लगता है। तो यहां पे असेसिंग ऑफिसर को एक पावर दिया है कि असेसिंग ऑफिसर 115 BAB वाली जो यूनिट है उसका प्रॉफिट देखेगा, और वो देखेगा कि इन्होंने कोई कनेक्टेड पर्सन के साथ में ट्रांजैक्शन किए हैं या नहीं, और अगर कनेक्टेड पर्सन के साथ में ट्रांजैक्शन करने से इनका प्रॉफिट अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो रहा है, तो गाइस हमेशा ध्यान रखना, जो ऑर्डिनरी प्रॉफिट रहेगा उस पे 15% की रेट से टैक्स लगाएगा, और जो भी सुपर प्रॉफिट है, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट है, जो आपका चिटिंग की वजह से प्रॉफिट, जो आपने प्रॉफिट को इन्फ्लेट किया, जो बढ़ाया है, उस प्रॉफिट पे 30% की रेट से टैक्स लगेगा, प्लस 10% सरचार्ज एंड 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है, वो आपको लग जाएगा। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। और एक और चीज समझना, यहां पे अगर मान लो उसको लगता है कि आपका जो ये कनेक्टेड पर्सन के साथ में ट्रांजैक्शन हो रहा है और उसकी वजह से ज्यादा प्रॉफिट बता रहे हो, वहां पे ट्रांजैक्शन का वैल्यू मोर देन 20 करोड़ होता है, तो उस केस में आपका ट्रांसफर प्राइसिंग लग जाता है, और उसमें आपको आर्म लेंथ प्राइस भी निकालनी पड़ेगी, यहां पे टीपी स्टडी रिपोर्ट भी बनानी पड़ेगी, ये आपके स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन में आ जाएगा। अब एक और चीज समझना, अगर आप ये सेक्शन लेना चाहते हो तो आप अपना पहला रिटर्न जब फाइल करोगे ना, फर्स्ट रिटर्न फाइल करोगे, वो फर्स्ट रिटर्न में ही आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा, दैट इज द 10 ID। मींस पहला रिटर्न फाइल करते टाइम ही आपको फॉर्म नंबर 10 ID फाइल करना पड़ेगा, और ये सेक्शन को ऑप्ट करना पड़ेगा। अब एक और चीज समझना, आगे जाके क्या इस सेक्शन से बाहर आ सकते हैं? लॉ में तो लिखा हुआ एक बार आपने ये सेक्शन को ऑप्ट कर दिया तो इससे बाहर नहीं आ सकते, लेकिन यहां पे एक कंडीशन ऐसा लिखा हुआ है कि ऊपर जो कंडीशंस दे रखी है उसमें से अगर किसी कंडीशन का वायलेशन हो जाता है, ऊपर जो कंडीशन दे रखी है उसमें से किसी कंडीशन का वायलेशन हो जाता है, तो आप 115 BAB से बाहर आ जाओगे, और एक बार अगर आप 115 BAB से बाहर आ गए तो वापस कभी भी आप 115 BAB में नहीं जा पाओगे। लेकिन एक चीज समझना, यहीं पे लॉ मेकर्स ये भी बोलते हैं कि अगर मान लो आगे जाके ये आपने कोई ऐसी बिल्डिंग को यूज कर लिया, जो बिल्डिंग जो है वो पहले होटल या कन्वेंशन सेंटर यूज हुई थी, या फिर आपका जो बिजनेस है वो बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस नहीं रहा, या फिर आपने कोई भी ऐसा प्लांटेड मशीनरी यूज कर लिया जो सेकेंड हैंड है और आपका वो 20% का जो लिमिट है वो क्रॉस कर गया, तो उस केस में आप 115 BAB से बाहर आ जाओगे और सीधा आप 115 BAA में जा सकते हैं। मींस आप 115 BAB से बाहर आ जाओगे और 115 BAA जो 22% वाली सेक्शन थी, वो 22% वाली सेक्शन में आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? होप सो आपको जो मैंने समझाया आपको समझ में आया होगा। अब एक और चीज समझना, एक सेक्शन है दैट इज द 115 BA। अब ये 115 BA आजकल कोई यूज करता नहीं है, ये बहुत पुरानी सेक्शन है, पहले यूज होती थी, अभी यूज नहीं होती है। 115 BA क्या बोलती है कि कोई भी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के केस में आपको 25% का ऑप्शन ले सकते हैं, 25% की टैक्स रेट का ऑप्शन है वो ले सकते हैं। लेकिन यहां पे कुछ कंडीशन है। पहली कंडीशन है वो कंपनी सेटअप और रजिस्टर्ड होनी चाहिए ऑन और आफ्टर 1 मार्च 2016। सेकंड कंडीशन, उसके लिए ऑब्वियसली 25% की रेट से टैक्स लगेगा, लेकिन जो स्पेशल रेट्स वाली इनकम है वो स्पेशल रेट से ही जाएगी। सरचार्ज कितना लगेगा? यहां सरचार्ज डिपेंड करेगा टोटल इनकम पे। मिस जो अपन ने 115 BAA या BAB में जो 10% फिक्स सरचार्ज पड़ा वैसा नहीं होता, यहां सरचार्ज डिपेंड करेगा टोटल इनकम पे। अगर टोटल इनकम है वो 1 करोड़ से ज्यादा है तो 7% सरचार्ज लगेगा, और टोटल इनकम है वो 10 करोड़ से ज्यादा है तो 12% की रेट से सरचार्ज लगेगा। हेल्थ एंड एजुकेशन से ऐसे वो ऑब्वियसली आपका 4% से लगेगा। अब एक और चीज समझना, जो मैंने आपको दो सेक्शन अभी बताई 115 BAA एंड BAB, उसमें मैट नहीं लगता है, लेकिन ये वाली सेक्शन 115 BA ऐसी है जहां पे आपको मैट भी लगेगा, और आपका तुम्हारा पुराना कोई भी मैट क्रेडिट है उसको भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और चीज समझना, ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में होनी चाहिए, 1 मार्च 2016 है, उसके बाद में सेटअप रजिस्टर्ड होनी चाहिए। उसको कुछ बेनिफिट है वो छोड़ने पड़ेंगे। कौन कौन से बेनिफिट छोड़ने पड़ेंगे? 10 AA का डिडक्शन नहीं लेंगे, एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं लेंगे, 32 AD नहीं लेंगे, 33 AB ABA नहीं लेंगे, उसके बाद 35 वाले जो डोनेशन टू साइंटिफिक रिसर्च वाले होते हैं वो नहीं लेंगे, 35 AD नहीं लेंगे, 35 CCC नहीं लेंगे, 35 CCD नहीं लेंगे, और अंडर चैप्टर 6 से में सिर्फ इनकम बेस्ड डिडक्शन नहीं लेंगे।
अंडर चैप्टर 6 में ओनली जो इनकम बेस्ड डिडक्शन है वो इनकम बेस्ड डिडक्शन नहीं मिलेंगे, एक्सेप्ट 80JJAA है वो ले सकते हैं, बाकी कोई भी इनकम बेस्ड डिडक्शन नहीं मिलेंगे। अब एक और चीज समझना, अगर कोई भी एसएससी ये सेक्शन को फॉलो करना चाहता है तो जब भी वो अपना फर्स्ट रिटर्न फाइल करेगा, रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से पहले पहले उसको एक्सरसाइज करना पड़ेगा, और एक बार अगर उसने ये एक्सरसाइज कर दिया 115BA 25% वाला, तो वापस उससे वो बाहर नहीं आ सकता। लेकिन अगर वो चाहता है 115BA से बाहर होके और 115BAA फॉलो करना चाहता है तो 115BAA में 25 से सीधा 22% पे आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज समझना, ये जो सेक्शन है ना वो आजकल कोई फॉलो करता नहीं है, क्योंकि ऐसे भी अगर कंपनी है इतने सारे सब सेक्रीफाइस ना करे तो भी कंपनी के लिए, डोमेस्टिक कंपनी के लिए, अगर आपका जो टर्नओवर ग्रॉस रिसिट अप टू 400 करोड़ है प्रीवियस ईयर 1920 का, तो ऐसे भी उसका 25% टैक्स रेट है। तो इतने सारे सरेंडर करने के बाद, इतने सारे सेक्रीफाइस करने के बाद, इतना सारा बलिदान देने के बाद कौन इस सेक्शन में आएगा? तो ये सेक्शन आजकल प्रैक्टिकल लाइफ में ज्यादा फॉलो होती है नहीं। उसके बाद में मैंने इन तीनों सेक्शन का कंपैरिजन दे रखा है, आप कंपैरिजन को देखोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। उसके बाद में वेरी इंटरेस्टिंग सेक्शन 115BAC, और सेक्शन 115BAC क्या बोलती है? टैक्स ऑन इनकम ऑफ इंडिविजुअल एचयूएफ। गाइस मैंने इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए आपको नॉर्मल टैक्स रेट वहां पे पढ़ाया। अब एक चीज समझना, यहां पे इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए एक ऑल्टरनेटिव टैक्सेशन रिजिम हो रहा है कि इंडिविजुअल एचयूएफ चाहे तो 115BAC का बेनिफिट ले सकता है। 115BAC क्या बोलती है कि अप टू 2,50,000 कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, 250 टू 5 लाख 5%, 5 लाख टू 7,50,000 10%, 750 टू 10 लाख 15%, 10 टू 1250 जो है वो 20%, 1250 से लेके और 15 लाख तक 25%, और 15 लाख से ऊपर जितना भी रहेगा आपका 30% की रेट से टैक्स लगेगा। अब एक चीज समझना, यहां पे 6 स्लैब रेट है, मींस आपका नील 5%, 10%, 15%, 20%, 25% एंड 30%। एंड आपकी यहां पे जो इनकम है वो 250 250 250 बढ़ते जा रही है। तो आप इसको कैसे याद रखेंगे कि इंडिविजुअल एचयूएफ के पास में सेक्शन 115BAC का एक ऑप्शन है, और वो ये बोलता है आप एक काम करिए, इनकम में 2,50,000 ऐड करते जाइए, और आप टैक्स रेट में 5555% है वो आप ऐड करते जाइए, तो आपको यहां पे स्लैब रेट मिल जाएगी। लेकिन सर एक बात बताइए, यहां पे आपने बोला इंडिविजुअल एचयूएफ, बट रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, राइट आंसर इज दोनों। अगर कोई नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ है तो वो भी इस सेक्शन का बेनिफिट ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर एक बात बताइए, आप बोल रहे हैं कि यहां पे बेसिक एग्जेम्पशन 2,50,000 का रहेगा, 2,50,000 से ऊपर जितना भी इनकम रहेगा उस पे 5%, फिर उसके बाद में 10%, 15%, 20%, 25%, 30%। सर एक बात बताइए, इफ एनी पर्सन इज एनी इंडिविजुअल इज अ सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन, तो क्या उसके लिए 3 लाख या 5 लाख का बेनिफिट मिलेगा? आंसर इज नहीं मिलेगा। गाइस इस सेक्शन में आप ध्यान रखना, अगर कोई भी इंडिविजुअल है, वो इंडिविजुअल सीनियर सिटीजन है या सुपर सीनियर सिटीजन है, तो उस केस में भी आपको बेसिक एग्जेम्पशन है वो 250 का ही बेनिफिट मिलेगा। मींस 2,50,000 से ऊपर जो भी इनकम रहेगा उस पर आपको टैक्स भरना पड़ेगा। वो 3 लाख और 5 लाख का जो हायर बेसिक एग्जेम्पशन है वो अगर आप ये सेक्शन लेते हैं तो आपको छोड़ना पड़ेगा, आपको नहीं मिलेगा। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना, सर सरचार्ज कौन सी रेट से लगेगा? तो सरचार्ज जो मैंने आपको बताया था 10%, 15%, 25%, 37% डिपेंड्स ऑन योर टोटल इनकम। सरचार्ज टोटल इनकम पे डिपेंड करेगा, आपका टोटल इनकम कितना है उसी पे सरचार्ज डिपेंड करेगा। यहां पे कोई ऐसा स्टैटिक फिक्स सरचार्ज नहीं है। मैंने आपको 115BAA और 115BAB में मैंने आपको फिक्स सरचार्ज बताया था, दैट इज 10%, ऐसा यहां पे नहीं है। यहां पे सरचार्ज डिपेंड करेगा टोटल इनकम पे कि आपका टोटल इनकम कितना है। टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा है तो 10%, 1 करोड़ से ज्यादा 15%, 2 करोड़ से ज्यादा 25%, 5 करोड़ से ज्यादा 37% की रेट से सरचार्ज लगेगा। सर एक बात बताइए, स्पेशल रेट्स की इनकम पे कौन सी रेट से टैक्स लगेगा? स्पेशल रेट से ही लगेगा। स्पेशल रेट जैसे LTCG 112 10%, ST 111 15%, जो स्पेशल रेट्स होती है वो स्पेशल रेट से ही टैक्स लगेगा। अब एक और चीज समझना, अगर आप ये सेक्शन लेते हो तो आपको AMT नहीं लगेगा, जो ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स है वो ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स आपको नहीं लगेगा। लेकिन सर पुराना अगर AMT क्रेडिट पड़ा है तो उसका क्या करेंगे? लैप्स हो जाएगा। जो पुराना तुम्हारा AMT क्रेडिट पड़ा है वो लैप्स हो जाएगा, क्योंकि जब AMT नहीं लग रहा है तो ऑब्वियसली आपका AMT क्रेडिट है वो आपका लैप्स हो जाएगा। अब एक चीज समझना, ये अगर आप बेनिफिशियल टैक्स रेट वाला बेनिफिट लेना चाहते हो जहां पे 6 स्लैब रेट है, इतना सारा बेनिफिट है यहां पे, अगर आप ये सेक्शन को लेना चाहते हो तो आपको कुछ ना कुछ यहां पे आहुतियां देनी पड़ेगी। मींस कुछ ना कुछ चीजें हैं वो आपको सरेंडर करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ बेनिफिट आपको त्यागने पड़ेंगे। सर कौन कौन से बेनिफिट त्यागेंगे? तो सबसे पहले मैं बात करता हूं हाउस प्रॉपर्टी में। गाइस आपको पता है जब सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी होती है, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में आपको इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलता है 30,000 और 2 लाख का, वो इंटरेस्ट का बेनिफिट आप नहीं ले सकते। मींस आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का इनकम है वो हमेशा आपको नील लेना पड़ेगा, कभी भी नेगेटिव नहीं ले सकते, बिकॉज सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में आपको पता है 30,000 और 2 लाख के इंटरेस्ट की वजह से आपकी इनकम नेगेटिव आ जाती है और उसको कहीं और से सेट ऑफ करते हैं। एक बात बताऊं, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में आप जो 30,000 और 2 लाख का इंटरेस्ट का डिडक्शन है वो आप नहीं ले पाएंगे।
दूसरी चीज ध्यान रखना, आपकी अगर लेट आउट प्रॉपर्टी है या डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी है, वहां पे आप इंटरेस्ट का डिडक्शन ले सकते हैं। लेकिन लेट आउट प्रॉपर्टी या डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी में आप इंटरेस्ट का बेनिफिट ले सकते हैं, डिडक्शन ले सकते हैं, लेकिन जो भी तुम्हारा लेट आउट और डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी की वजह से हाउस प्रॉपर्टी हेड का जो लॉस आएगा ना, उस लॉस को आप किसी और हेड से सेट ऑफ नहीं कर सकते। ध्यान रखना, पहली चीज वापस बोल रहा हूं, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में आप 30,000 2 लाख का इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं ले सकते। मीन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का इनकम हमेशा नहीं लाएगा। लेट आउट प्रॉपर्टी और डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी में आप इंटरेस्ट का डिडक्शन ले सकते हैं, लेकिन लेट आउट प्रॉपर्टी की वजह से और डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी का अगर हाउस प्रॉपर्टी का लॉसेज आएगा, वो लॉसेज आप किसी और हेड से सेट ऑफ नहीं कर सकते। नॉर्मल केस में आपको पता है हम 2 लाख तक का लॉसेज है वो किसी और हेड से सेट ऑफ कर सकते हैं, बट अगर आप 115 बीएसी ले रहे हैं तो आपका एलओपी और डीएलओपी की वजह से जो भी लॉस आएगा वो लॉसेस को आप किसी और हेड से बिल्कुल भी सेट ऑफ नहीं कर सकते, आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं नेक्स्ट 8 ईयर्स तक। उसके बाद अपन चलते हैं सैलरी हेड में। एक चीज समझना, सैलरी हेड के केस में आपको पता है अंडर चैप्टर 16 बहुत सारे डिडक्शन मिलते हैं। अंडर चैप्टर 16 आपको एक तो प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन मिलता है, वो डिडक्शन नहीं ले सकते आप। उसके बाद में 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, वो 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं ले सकते। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में एंटरटेनमेंट अलाउंस का एक डिडक्शन मिलता है, वो डिडक्शन आप नहीं ले सकते। तो सैलरी में आप अंडर सेक्शन 16 के जो 3 डिडक्शन होते हैं, कौन कौन से? प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन आप नहीं लेंगे, 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा, और एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन मिलता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, वो भी आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद में एक चीज समझना, सैलरी में जो एक लीव ट्रेवल कंसेशन का एग्जेम्पशन मिलता है सेक्शन 10(5) में, सेक्शन 10 क्लॉज 5 में लीव ट्रेवल कंसेशन का एक एग्जेम्पशन मिलता है। और वो एग्जेम्पशन कैसे मिलता है कि अगर आप फ्लाइट से गए तो इकोनॉमिक क्लास के फेयर का एग्जेम्पशन मिल जाता है, या फिर आप किसी और मोड से गए हैं तो रेलवे का जो फर्स्ट क्लास का एसी फेयर रहता है उतने का एग्जेम्पशन मिल जाता है। वो आप एलटीसी का एग्जेम्पशन नहीं ले सकते। लीव ट्रेवल कंसेशन जो भी आपको मिलेगा वो पूरा टैक्सेबल होगा, आप उसका एग्जेम्पशन नहीं ले सकते। उसके बाद में आपको पता रहेगा एक एचआरए का एग्जेम्पशन मिलता है, एचआरए का एग्जेम्पशन भी आप नहीं ले सकते। एचआरए में एग्जेम्पशन कितना मिलता है? वो 40% और 50% ऑफ सैलरी और रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी और एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, इतना एक आपको एग्जेम्पशन मिलता है 1013A में। वो एचआरए का एग्जेम्पशन आप नहीं ले पाएंगे अगर आप ये सेक्शन लेते हैं तो। उसके साथ साथ में आपको जो अलाउंसेस के एग्जेम्पशन मिलते हैं सेक्शन 1014 में, वो भी आप नहीं ले पाएंगे। अलाउंसेस के एग्जेम्पशन नहीं ले पाएंगे, जैसे आपको याद रहेगा चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस का 300 का एग्जेम्पशन मिलता है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का आपको 100 पर मंथ पर चाइल्ड मैक्सिमम 2 चाइल्ड का एग्जेम्पशन मिलता है। वैसे ही आपको बहुत सारे वहां पे ट्राइबल एरिया अलाउंस मिलता है, वहां पे यूनिफॉर्म के लिए अलाउंस मिलता है, उसका एग्जेम्पशन मिलता है। वो सब एग्जेम्पशन आपको छोड़नी पड़ेगी, आप एक भी एग्जेम्पशन नहीं ले सकते, लेकिन बेटा 4 एग्जेम्पशन आप ले सकते हैं। यहां पे एक्सेप्शन है, अगर आप 115 बीएससी फॉलो करते हैं तो भी आप अलाउंसेस में 4 एग्जेम्पशन ले सकते हैं, और जिसको मैं बोलूंगा डीटीडीसी आप ले सकते हैं। डीटीडीसी में क्या आएगा? सबसे पहले जो भी दिव्यांग एम्प्लॉय रहता है, हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय रहता है, उसके लिए क्या होता है, एक ट्रांसपोर्ट अलाउंस या जिसको कम्यूटेशन अलाउंस बोलते हैं, वो कम्यूटेशन अलाउंस का एग्जेम्पशन मिलता है 3,200 पर मंथ का, 3,200 पर मंथ का दिव्यांग एम्प्लॉय के लिए, या फिर हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय के लिए, ब्लाइंड एम्प्लॉय के लिए जो 3,200 का एग्जेम्पशन मिलता है, वो एग्जेम्पशन वो ले सकता है। दूसरा, ट्रेवलिंग ऑन टूर अलाउंस का एग्जेम्पशन आप ले सकते हैं। ट्रेवलिंग ऑन टूर अलाउंस में क्या होता है, जितना आप खर्चा करते हैं वो एग्जेम्प्ट हो जाता है, तो वो एग्जेम्पशन आप ले सकते हैं। उसके साथ साथ में आपका जो डेली अलाउंस होता है और कन्वेंस अलाउंस है, उसका एग्जेम्पशन आप ले सकते हैं। तो आप कैसे याद रखेंगे? डीटीडीसी वाला जो अलाउंसेस का एग्जेम्पशन है वो आप ले सकते हैं। डी में सबसे पहले क्या आएगा? दिव्यांग एम्प्लॉय के लिए कम्यूटेशन 3,200 पर मंथ का मिलता है, वो एग्जेम्पशन ले सकते हैं। दूसरा, डीटी, टी का मतलब ट्रेवलिंग ऑन टूर अलाउंस का एग्जेम्पशन ले सकते हैं, जितना एक्चुअल एक्सपेंडिचर करते हो उतने का एग्जेम्पशन मिलता है। एज वेल एज द तुम्हारा डेली अलाउंस और कन्वेंस अलाउंस में जितना आप एक्चुअल एक्सपेंडिचर करते हो उतने का एग्जेम्पशन मिल जाता है, वो एग्जेम्पशन का आप बेनिफिट ले सकते हैं। अब एक और चीज समझना, पीजीबीपी में भी आपको कुछ चीजें सरेंडर करनी पड़ेगी। क्या क्या? पीजीबीपी में आप 10AA का डिडक्शन नहीं ले सकते, मींस एसईजेड वाला डिडक्शन नहीं ले सकते। एडिशनल डेप्रिसिएशन है वो आप नहीं ले सकते। 32AD नहीं ले सकते। 33AB ABA का डिडक्शन नहीं ले सकते। और जो साइंटिफिक रिसर्च में जो डोनेशन वाले जो डिडक्शन है वो आप नहीं ले सकते। साइंटिफिक रिसर्च में जो डोनेशन वाले डिडक्शन है वो आप नहीं ले सकते। 35AD जो 14 बिजनेस है, कोल्ड चेन फैसिलिटी, हॉस्पिटल, 100 बेड और मोर, होटल 2 स्टार और वो नहीं ले सकते। एज वेल एज द 35CCC जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट है, वो वाला डिडक्शन आप नहीं ले सकते। अब एक और चीज समझना, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जो भी माइनर का इनकम जब पेरेंट्स के हाथ में क्लब होता है, तो पेरेंट्स को एक 1032 में 1500 पर चाइल्ड पर एनम का मैक्सिमम, कोई लिमिट नहीं है, उसका एक एग्जेम्पशन मिलती है, वो वाली एग्जेम्पशन आप नहीं ले सकते। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जब भी चाइल्ड की इनकम पेरेंट्स के हाथ में क्लब होती है, तो पेरेंट्स को यहां पे 1500 पर एनम का एक एग्जेम्पशन मिलता है, वो एग्जेम्पशन आपको नहीं मिलेगा। उसके साथ साथ में जो एमपी एमएलए होते हैं, उनको क्या होता है कि एक डेली और कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस होता है, उसका एग्जेम्पशन मिलता है 1017 में। वो एमपी एमएलए वो वाला
एग्जेम्पशन का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। फैमिली पेंशन जब भी मिलती है तो फैमिली पेंशन में आपको याद रहेगा 1/3 ऑफ फैमिली पेंशन और 15,000 पर एनम विच एवर इज लोअर है उतने का एग्जेम्पशन मिलता है। वो एग्जेम्पशन भी आप नहीं ले सकते अगर आप ये सेक्शन का बेनिफिट लेते हो। उसके साथ साथ में डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से आप नहीं ले सकते। मींस आपको एटीसी, एटीडी, एटीई, एटीजी कोई भी नहीं ले सकते, सिर्फ दो ले सकते हैं। एक तो एटी डबल जे डबल ए ले सकते हैं और एक एटीसीसीडी सबसेक्शन 2 ले सकते हैं। तो मैंने क्या बोला, अगर आप 115 बीएससी सेक्शन लेते हो तो डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से में से कोई भी कुछ भी नहीं ले सकते आप। डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से आप नहीं ले सकते एटीसी, एटीडी, एटीजी कुछ भी नहीं ले सकते करके, ठीक है। आप जो एटीयू, एटीटीटीए, एटीटीटीबी जो होते हैं कुछ भी नहीं ले सकते। दो ले सकते हैं, कौन कौन से, एक तो एटी डबल जे डबल ए और दूसरा तुम्हारा एटीसीसीडी सबसेक्शन 2। ये एटीसीसीडी सबसेक्शन 2 क्या होता है कि अगर कोई एम्प्लॉय के लिए एम्प्लॉयर सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूशन करता है तो जितना भी एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है और 10% ऑफ सैलरी करके, ठीक है, विच एवर इज लोअर का एक डिडक्शन मिलता है एटीसीसीडी 2 में, वो एटीसीसीडी 2 है वो एम्प्लॉय ले सकता है अगर 115 बीएससी ले रहा है तो भी। अब एक और चीज समझना, ये जितनी भी सेक्शंस दे रखी है इनकी वजह से, ये जो सेक्शंस दे रखी है इनकी वजह से तुम्हारा कोई भी ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज है या अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है, मींस अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन में एडिशनल डेप्रिसिएशन है तो वो आपका लैप्स हो जाएगा अगर आप ये सेक्शन ले लेते हो तो करके, ठीक है। उसके बाद में एक और चीज समझना, यहां पे सर अगर मान लो ये सेक्शन हमको लेनी है तो क्या हमको क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्म आपको फाइल करना पड़ेगा, 10IE फॉर्म होता है। तो फॉर्म नंबर 10IE है वो आपको रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से पहले फाइल करना पड़ेगा और जैसे ही आप ये फॉर्म को फाइल करके आप इस सेक्शन का बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन एक चीज समझना, अगर हमने इस साल इस सेक्शन का बेनिफिट लिया, अगले साल क्या हम इसको चेंज कर सकते हैं? आंसर इज यस। इस सेक्शन में चेंज कर सकते हैं। मींस अगले साल आपको लगता है कि नॉर्मल प्रोविजन आपके लिए बेनिफिशियल है तो अगले साल आप नॉर्मल प्रोविजन के साथ जा सकते हैं, और इस साल अगर आपको लगता है कि भैया ये प्रोविजन ले लो तो इसके साथ अगले साल आप चेंज कर सकते हैं, उसके अगले साल वापस आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर आपका बिजनेस का इनकम है और आपने ये सेक्शन को ले लिया तो फिर आप चेंज नहीं कर सकते। अगर आपका सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बाकी हेड का इनकम है, आपने ये सेक्शन को लिया, अगले साल आप चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका बिजनेस का इनकम है तो आप इस सेक्शन को अगर ऑप्ट कर लेते हो तो नेक्स्ट ईयर आप इसको चेंज नहीं कर सकते, यू हैव टू फॉलो दैट। बट सपोज इन द नेक्स्ट ईयर आपने क्या किया कि कहीं कोई कंडीशन का वायलेशन कर लिया, तो किसी कंडीशन का अगर आपने वायलेशन कर दिया तो आप इस 115 बीएससी से बाहर आ जाओगे और आपको नॉर्मल प्रोविजन एप्लीकेबल होगा और वापस आप 115 बीएससी में नहीं आ पाओगे जब तक आपकी बिजनेस इनकम है। जब तक आपकी बिजनेस इनकम है तब तक आप वापस 115 बीएससी में नहीं आ सकते हैं। अब एक और चीज समझना, सर क्या हमको 87A का रिबेट मिलेगा? आंसर इज यस। 87A का रिबेट आपको मिलेगा अगर आपका इनकम ओनली अप टू 5 लाख है, रेजिडेंट इंडिविजुअल और नेट टैक्सेबल इनकम इज ओनली अप टू 5 लाख है, तो आप 87A का रिबेट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे एक और क्वेश्चन ये आता है कि सर अगर कोई भी एम्प्लॉय है जिसका मान लो टीडीएस कटा था, वो ओल्ड रेट से कटा था, बट रिटर्न फाइल करते टाइम उसको न्यू रेट का बेनिफिट लेना है, मींस इस अल्टरनेटिव टैक्सेशन रिजिम का बेनिफिट लेना है, क्या वो ले सकता है? आंसर इज यस, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात समझना, टीडीएस अगर आपको अपना न्यू रेट से कटवाना है तो उसके लिए आपको एक डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी अपने एम्प्लॉयर को, और एम्प्लॉयर को बोलना पड़ेगा कि मैं नया टैक्स रेट है उससे मेरा टीडीएस काटो, तो एम्प्लॉयर आपका न्यू टैक्स रेट से टीडीएस काटेगा। लेकिन एक चीज समझना, आपका टीडीएस न्यू टैक्स रेट से कट गया लेकिन रिटर्न फाइल करते टाइम आपको लगता है कि ओल्ड या एग्जिस्टिंग टैक्स रेट है वो ज्यादा बेनिफिशियल है, तो क्या आप एग्जिस्टिंग टैक्स रेट का बेनिफिट ले सकते हैं? आंसर इज यस, एब्सोल्युटली फाइन, कोई फर्क नहीं पड़ता। मींस आपका टीडीएस कौन सी रेट से कटा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रिटर्न फाइल करते टाइम आपके पास चॉइस है कि न्यू टैक्स रेट या ओल्ड टैक्स रेट में से जो आपके लिए बेनिफिशियल है वो आप ले सकते हैं। अब एक चीज समझना, एक सेक्शन है 115 बीएडी, और ये 115 बीएडी सेक्शन है, ये लास्ट ईयर से डाली गई और ये सेक्शन सिर्फ कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए है। एंड मैं बता दूं ये सेक्शन सेम वैसी की वैसी है जैसे 115 बीडबलए है। 115 बीडबलए किसके लिए थी? डोमेस्टिक कंपनी के लिए। 115 बीएडी किसके लिए? कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए। 22% की रेट से टैक्स लगेगा, 10% आपका सरचार्ज ऐड होगा, 4% आपका हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है, और अगर आप एक बार इस सेक्शन में आ सकते हो तो बाहर नहीं जाओगे, और अगर मान लो किसी भी कंडीशन का वायलेशन कर दिया तो इस सेक्शन से आप बाहर चले जाओगे, तो वापस इस सेक्शन में नहीं आओगे। तो यहां पे फर्क इतना है कि वो जो सेक्शन थी 115 बीडबलए वो डोमेस्टिक कंपनी के लिए थी, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए है। पुरानी कोऑपरेटिव सोसाइटी, नई कोऑपरेटिव सोसाइटी, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, नॉन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, वो चाहे तो ये सेक्शन 115 बीएडी का बेनिफिट ले सकती है। तो देखिए इस सेक्शन है, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए है, आपका टैक्स रेट है वो 22% रहेगा, 10% आपको क्या करना पड़ेगा? सरचार्ज ऐड करना पड़ेगा, 4% है वो आपका हेल्थ एंड एजुकेशन से ऐड करना पड़ेगा, इफेक्टिवली आपका 25.168% है वो टैक्स लगेगा। लेकिन सर स्पेशल रेट्स वाली इनकम है वो स्पेशल रेट से जाएगी, लेकिन हमेशा ऑलवेज आपको 10% सरचार्ज ऐड करना पड़ेगा, 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है वो ऐड करना पड़ेगा। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर ये सेक्शन का बेनिफिट ले लेती है तो उसको एएमटी नहीं लगेगा,
और पुराना जो भी एएमटी क्रेडिट है वो आपका लैप्स हो जाएगा, उसको आप आगे सेट ऑफ नहीं कर सकते। अब एक और चीज समझना, अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी ये सेक्शन का बेनिफिट लेती है तो उसको 10AA का कोई डिडक्शन एसईजेड वाला नहीं ले सकते, एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं ले सकते, 32AD नहीं ले सकते, 33AB नहीं ले सकते, उसके बाद जो साइंटिफिक रिसर्च में जो डोनेशन वाले डिडक्शन होते हैं वो नहीं ले सकते, 35AD नहीं ले सकते, 35CCC नहीं ले सकते। आप बोलेंगे सर यहां पे 35CCD का तो बोला ही नहीं, अरे 35CCD वो सिर्फ कंपनी को मिलता है, 35CCD कंपनी को मिलता है, यहां कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात हो रही है तो ऑब्वियसली 35CCD तो मिलता ही नहीं है, तो लेने का सवाल ही नहीं होता। उसके बाद में अंडर चैप्टर 6A का आप कोई भी डिडक्शन नहीं ले सकते, 2 को छोड़ के 80JJAA ले सकते हैं और 80LA ले सकते हैं, 80JJAA और 80LA ले सकते हैं। अब एक और चीज समझना, ये सेक्शंस की वजह से अगर तुम्हारे पुराने कोई भी अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन में एडिशनल डेप्रिसिएशन है या फिर पुराने ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉसेस है तो वो आपके लैप्स हो जाएंगे, उसको अब आप सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं। और भैया आपको क्या करना पड़ेगा, रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से पहले पहले आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्म नंबर 10IF में आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा हम ये सेक्शन लेना चाहते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी ये सेक्शन लेना चाहती है। अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी ये सेक्शन एक बार ले लेती है तो फिर आपको अगले साल भी इसी को फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन किसी भी ईयर में कोई कंडीशन का वायलेशन हो गया तो इससे आप बाहर आ जाएंगे, और एक बार इससे बाहर आ गए तो वापस आप इस सेक्शन में नहीं आ सकते हैं। अब यहां पे एक चीज समझना, कुछ मैंने इंटरेस्टिंग पॉइंट लिखे हैं जो आपको ध्यान देनी है। सबसे पहली चीज तो ये कि अगर ये जो अपन ने स्पेशल रेट्स वाली सेक्शन पढ़ी, 115 BA पढ़ी, BAA पढ़ी, BAB पढ़ी, BSc पढ़ी और BAD पढ़ी, ये जो 5 सेक्शन है ना, इसमें मैक्सिमम डेप्रिसिएशन है वो 40% मिलता है, उससे ज्यादा आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिलता। लेकिन आप मुझे बोलोगे सर मैक्सिमम डेप्रिसिएशन तो ऐसे भी 40% होता है, लेकिन एक चीज बताए आपको, पता है वो मोटर व्हीकल के केस में हायरिंग बिजनेस है और वो उस पर्टिकुलर पीरियड 2019 में खरीदा हुआ है करके, ठीक है, तो उस केस में आपको याद रहेगा तो वहां पे आपको डेप्रीशिएशन 45% हो जाता है, 30 से 45% हो जाता है, तो वहां 45% नहीं मिलेगा, वहां पे भी मैक्सिमम 40% ही मिलेगा। अब एक और चीज समझना, ये जो सेक्शन 115BAA है ना, इसके लिए इन्होंने ये बोला था 115BAA के लिए, 115BAA पहली बार आई थी प्रीवियस ईयर 1920 में, तो इन्होंने बोला कि अगर कोई एसएससी प्रीवियस ईयर 1920 में ही ये सेक्शन को ले लेता है, उसके बाद नहीं है, उसके बाद लिया तो ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। 1920 में अगर उसने ये सेक्शन को ले लिया तो जो भी तुम्हारे अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन में एडिशनल डेप्रिसिएशन है वो अब आप सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड तो नहीं कर सकते, लेकिन वो आपको 1 अप्रैल 2019 के ब्लॉक में ऐड करने का बेनिफिट मिल जाएगा। तो मैंने क्या बोला, समझने की कोशिश करना। 115BAA सेक्शन है वो अगर आपने फर्स्ट ईयर में ही ले ली थी, दैट इज प्रीवियस ईयर 1920 में, तो जो भी तुम्हारे अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन में एडिशनल डेप्रिसिएशन है वो एडिशनल डेप्रिसिएशन अब आप सेट ऑफ तो नहीं कर सकते, लैप्स हो जाएगा, क्योंकि अब आप एडिशनल डेप्रिसिएशन का डिडक्शन नहीं ले सकते, लेकिन उसको आपके ओपनिंग WDV में जोड़ने का बेनिफिट मिलेगा, लेकिन दैट बेनिफिट वाज ओनली फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर। अब आगे वाले ईयर्स के लिए बेनिफिट नहीं है। अगर आप इस साल लेते हो 115BAA और तुम्हारा कोई भी अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन में एडिशनल डेप्रिसिएशन है तो वो लैप्स हो जाएगा, उसको अब आप ओपनिंग WDV में जोड़ नहीं सकते, ये बेनिफिट अब आपको नहीं मिलेगा। ऐसे का ऐसे जब ये सेक्शन 115BAC और BAD आई, ये 115BAC और 115BAD है प्रीवियस ईयर 2021 से आई, तो प्रीवियस ईयर 2021 अगर पहले ही साल अगर आप ये सेक्शन को ले लेते हो और तुम्हारे अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन में एडिशनल डेप्रिसिएशन है तो वो एडिशनल डेप्रिसिएशन अब आपको सेट अप करने को तो नहीं मिलेगा, लेकिन वो आपके ओपनिंग WDV में जुड़ जाएगा। बट गाइस दिस बेनिफिट वाज ओनली फॉर द लास्ट ईयर, दैट इज प्रीवियस ईयर 2021। अगर इस साल पहली बार आप 115BAC ले रहे हो या BAD ले रहे हो तो उस केस में ये बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद मैंने आपको 2 क्वेश्चन दे रखे हैं गाइस, ये 2 क्वेश्चंस को आप कर लेना क्योंकि बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस है और ये क्वेश्चंस करोगे आपको सब चीजें इजीली समझ में आ जाएगी। एक तो मैंने 115BAB पे लिया है और दूसरा मैंने BSc पे लिया है। उसके बाद कुछ और स्पेशल टैक्स रेट है उसका अपन जिक्र करते हैं। तो सबसे पहले स्पेशल टैक्स रेट 115BB ये बोलती है कि आपकी जो भी विनिंग का इनकम है, विनिंग किससे, या तो लॉटरी से, कार्ड गेम से या हॉर्स रेसेस वगैरह का विनिंग होता है, दैट इज टैक्सेबल एट द रेट 30%, जिसपे TDS 194B BB में कटता है और यहां पे टैक्स रेट होगी वो आपकी 30% रहेगी। अब एक और चीज समझना, 115BBE करके एक सेक्शन है, वो ये बोलती है कि आपकी जो डीम्ड इनकम है जो कि सेक्शन 68 से 69D में आती है, ये 68 से 69D में कौन सी इनकम आती है, या तो आपका कोई कैश क्रेडिट है करके, ठीक है, मिस अकाउंट क्रेडिट हो जाता है और आपको आप एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे हो ये पैसा कहां से आया है, या फिर आपका अनएक्सप्लेन एक्सपेंडिचर हो जाता है, अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट हो जाता है, तो उसके केस में क्या होता है, आपकी टैक्स रेट है वो 60% है, यहां ध्यान रखना, एंड सरचार्ज इज 25% एंड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस इज 4%, सो आई कैन से दैट या इफेक्टिवली आपका जो टैक्स रेट है वो 78% रहेगा। यहां पे आपका जो इफेक्टिवली टैक्स रेट है दैट इज 78%। लेकिन एक चीज समझना, अगर आपकी जो इनकम है ये डीम्ड इनकम 68 से 69D वाली है तो इसके सामने आप कोई भी बेसिक एग्जाम्पशन का बेनिफिट नहीं ले सकते और दूसरे किसी हेड का लॉसेस है तो वो लॉसेस आप इससे सेट ऑफ नहीं कर सकते। तो जो भी आपका ये डीम्ड इनकम 68 से 69D वाली है इसके सामने आप बेसिक एग्जाम्पशन का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे और तुम्हारे कोई भी दूसरे हेड के लॉसेस है वो इससे इस इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते। उसके बाद 115BBF करके एक इंटरेस्टिंग सेक्शन है, वो ये बोलती है कि इंडिया में अगर आपने पेटेंट डेवलप किया,
अगर कोई भी रेजिडेंट एसएससी है, पहली चीज रेजिडेंट एसएससी होना चाहिए, रेजिडेंट पर्सन होना चाहिए, और उसने इंडिया में अगर कोई भी पेटेंट डेवलप किया तो पेटेंट का जो रॉयल्टी रहेगा ना, दैट रॉयल्टी इज टैक्सेबल ओनली एट द रेट 10%। दैट रॉयल्टी इज टैक्सेबल एट द रेट 10% मींस आपको 10% की रेट से ही उस रॉयल्टी पे टैक्स पे करना है। लेकिन यहां पे कंडीशन यह है कि वो पेटेंट जो है वो इंडिया में डेवलप होना चाहिए, मींस डेवलपमेंट के रिलेटेड जितने भी कॉस्ट है उसमें 75% एक्सपेंडिचर आपको इंडिया में इंकर करना पड़ेगा। 75% एक्सपेंडिचर है वो आपको इंडिया में इंकर करना पड़ेगा। तो देखो मैंने आपको क्या बोला, ऑल पीपल जस्ट पे अटेंशन। रेजिडेंट पर्सन होना चाहिए, उसने पेटेंट है वो इंडिया में डेवलप किया है और इंडिया के जो पेटेंट एक्ट में वो एज अ पेटेंट ही रजिस्टर्ड है करके, ठीक है, खुद के नाम से या फिर जॉइंट पेटेंट ही है, उसको अगर कोई भी रॉयल्टी मिलती है दैट रॉयल्टी इज टैक्सेबल एट द रेट 10%। लेकिन ध्यान रखना इसके सामने कोई खर्चे का डिडक्शन नहीं मिलेगा, मींस दैट ग्रॉस रॉयल्टी इज गोइंग टू बी टैक्सेबल। ये पूरी ग्रॉस रॉयल्टी है वो ग्रॉस रॉयल्टी 10% की रेट से आपके लिए टैक्सेबल हो जाएगी। कंडीशन इज दैट कि 75% है उससे ज्यादा का खर्चा इंडिया में इंकर होना चाहिए। लेकिन एक और चीज समझना, अगर आप ये सेक्शन का एक बार बेनिफिट ले लेते हो तो नेक्स्ट 5 ईयर्स तक आपको ये सेक्शन को फॉलो करना पड़ेगा। अगर नेक्स्ट 5 ईयर में किसी भी ईयर्स में आपने कुछ वायलेशन कर दिया और इस सेक्शन से बाहर आ गए, तो जिस ईयर में आप बाहर आ गए उसके अगले 5 साल तक वापस आप इस सेक्शन का बेनिफिट नहीं ले सकते। ऐसा का ऐसा 44 एडी में भी फंडा चलता है और यहां पे भी है। तो ये सेक्शन का बेनिफिट अगर आपने ले लिया तो अगले 5 साल तक आपको यही सेक्शन को फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन इस सेक्शन से एक बार अगर आप बाहर आ गए तो वापस इस सेक्शन में आप नहीं आ सकते हैं। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। अब एक और चीज समझना, एक सेक्शन होती है 115 बीबीजी, और 115 बीबीजी बोलती है कि अगर आपकी कार्बन क्रेडिट पॉइंट्स को बेच देते हो तो उस पर जो भी इनकम रहेगी दैट इज टैक्सेबल एट द रेट 10%। कार्बन क्रेडिट पॉइंट को आपने बेचा, उस पे जो भी इनकम रहेगी दैट इज टैक्सेबल एट द रेट 10%। ये ऑल एसएससी पे सेक्शन है। अब यहां पे एक और चीज समझना, जो मैंने आपको ये स्पेशल रेट जो अभी बताई ना 115 बीबी से लेके, जो आपकी 115 बीबी विनिंग वाली इनकम थी, उसके बाद बीबीई वाली थी, उसके बाद बीबीएफ वाली थी और बीबीजी वाली है, ये इनकम के सामने किसी भी खर्चे का डिडक्शन नहीं मिलेगा। मींस आपकी ग्रॉस इनकम टैक्सेबल हो जाएगी। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं बात करूं कि आपका रॉयल्टी इनकम है और रॉयल्टी के सामने कुछ खर्चा हुआ था वो अलाउ नहीं होगा, ग्रॉस रॉयल्टी टैक्सेबल होगी। या विनिंग का इनकम है वो ग्रॉस टैक्सेबल होगा, या जो डीम्ड इनकम है वो ग्रॉस टैक्सेबल होगा, या कार्बन क्रेडिट का इनकम है वो ग्रॉस इनकम टैक्सेबल होगा। एक और चीज समझना, इनके सामने आपको डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से भी नहीं मिलेगा। डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 है वो आपको नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल आपको पेटेंट का रॉयल्टी है, तो पेटेंट की रॉयल्टी के सामने सर क्या हम 80 क्यूक्यू भी ले, क्यूक्यू जो 80 आरआरबी होता है, क्या 80 आरआरबी का डिडक्शन ले सकते हैं? आंसर इज नो। आप 80 आरआरबी का डिडक्शन नहीं ले सकते, आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, आप 10% की रेट से आप टैक्स पे करना पड़ेगा। अब एक और चीज समझना, बाकी वाली जो स्पेशल रेट्स है वो मैं अलग अलग टॉपिक में कवर करूंगा। जैसे कैपिटल गेन में मैं 112 कवर करूंगा, 112 कवर करूंगा, 111 कवर करूंगा। उसके बाद ट्रस्ट वाले टॉपिक है उसमें आपको 115 बीबीसी कवर करूंगा और 115 बीबीडी है वो आपको मैं डिविडेंड वाले टॉपिक में कवर करूंगा। अब एक और चीज समझना, जो मैंने आपको स्पेशल रेट्स वाली ये इनकम बताई करके 115 बीबीसी लेके और यहां तक आपका 115 बीबीजी तक, इन इनकम के सामने आपको कोई बेसिक एग्जेम्पशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इन इनकम्स के सामने कोई बेसिक एग्जेम्पशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। बट गाइस इसके 3 एक्सेप्शन है। अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 वाला होता है जो 20% से टैक्सेबल होता है, या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A वाला होता है जो कि 10% से टैक्सेबल होता है, या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A वाला होता है जो कि 15% से टैक्सेबल होता है, अगर ये वाली इनकम है और रेजिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ है तो आप बेसिक एग्जेम्पशन का बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आपकी बैलेंस इनकम है वो बेसिक एग्जेम्पशन से ज्यादा नहीं है तो उस केस में जो भी आपका अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जेम्पशन का बेनिफिट है वो एलटीसीजी 112, एलटीसीजी 112 है, एसटीसीजी 111A के सामने आप एडजस्ट कर सकते हैं करके। यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? यस। सो गाइस अप्रोक्स आई थिंक 1 घंटा हुआ। 1 घंटे में हमने पूरा जो पहला वाला टॉपिक था दैट इज टैक्स रेट है उसको अपन ने कंप्लीट किया। होप सो आपको अच्छा लगा होगा। इस लेक्चर को आप जितनी बार सुनेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और मैंने इसमें इतना सारा बोल के एक्सप्लेन किया जिससे आपको देखना भी ना पड़े। तो इस बार के जो रिवीजन लेक्चर मैं आपको दूंगा उसमें स्पेशल चीज ये रहेगी कि सिर्फ आप सुन लेंगे तो भी चलेगा। बिकॉज बहुत बार क्या होता है अपन कुछ काम कर रहे हैं, अपन वॉक कर रहे हैं, अपन घूमने गए तो उसका अपन पॉडकास्ट अगर सुन लिया, क्योंकि देखने की जरूरत नहीं है, तो मैं पूरा चीज बोल रहा हूँ इसमें मैंने ज्यादा आपको देखने के लिए नहीं बोला कि आप यहाँ पे देखिए वगैरह, नहीं तो क्या होता है कि आप सुन नहीं सकते। तो इसके लिए मैंने ये ट्राई करूंगा इस बार के रिवीजन लेक्चर में कि मैं आपको देखने के लिए कुछ भी ना रखूँ, सिर्फ आप सुन लोगे और सुन लोगे तो भी चलेगा। और एवरीडे क्या होता है जब अपन ऑलरेडी कोई दूसरा सब्जेक्ट कर रहे हैं, फॉर एन एग्जाम्पल आप जो सब्जेक्ट कर रहे हैं वो आप एसएफएम कर रहे हैं या एफआर कर रहे हैं, तो जब अपन शाम को सोते हैं तो सोते टाइम अगर आपने जैसे ये 1 घंटे का लेक्चर है, जब आप पहली बार देखेंगे तो 1 घंटा आपको लगेगा, जब दूसरी बार तो आप खुद ही स्पीड बढ़ा लेंगे इसकी और 1.5 पे या 2 की स्पीड पे जब आप देखने लग जाएंगे तो आप 35 मिनट्स में आपका पहला टॉपिक है वो पूरा रिवाइज हो जाएगा। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, ये रिविजन लेक्चर को एटलीस्ट आप 10 to 15 टाइम्स आप सुनिए। और मैं बता दूं ये मेरी श्योरिटी है कि आप आराम से डीटी में अच्छे मार्क्स है वो स्कोर कर पाएंगे। और ऑब्वियसली रिविजन लेक्चर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं और
ये तो डीटी के लिए, आप बाकी सब्जेक्ट के लिए खुद ही रिवीजन लेक्चर बनाइए। अगर आपको लगता है कि जैसे लॉ वगैरह जैसे सब्जेक्ट है तो उसमें आप खुद रिकॉर्ड करिए, ओन वॉइस रिकॉर्ड करिए, आपको जैसा रिकॉर्ड करना है वैसा करिए। अगर आपकी जो लैंग्वेज है, आपको हिंदी, इंग्लिश, जो मराठी, गुजराती, मारवाड़ी, जिस लैंग्वेज में आपको आता है उसमें आप रिकॉर्ड करिए। जैसे आप कोड बना सकते हैं वैसे कोड बनाइए। देखिए अभी आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है सीए बनना। और इस लाइफ में एक चीज है, जब आप सीए बनोगे ना तो आपके लिए आगे का रास्ता खुलेगा। नहीं तो क्या होता है ना, लाइक जब तक सीए नहीं बनते हैं ना तब तक उसके आगे का एक स्टेप जो है, देखो पहले आपको जितने भी प्रोफेसर्स ने बोला हुआ है, 10th स्टैंडर्ड में किसी ने बोला था 10th बोर्ड है, क्लियर कर लो लाइफ बन जाएगी। 12th में भी यही बोला, सीपीटी में भी यही बोला, फाउंडेशन में भी यही बोला, इंटरमीडिएट में भी यही बोला। मैं बता दूं, मैं ही एक बंदा ऐसा हूं जो मैं सच बोल रहा हूं कि सीए बन गए ना तो सच में लाइफ सेटल है। बिकॉज मैं बताऊं, इंडियन फैमिली जितनी भी अपनी होती है उसमें 90% फैमिलीज में मैंने देखा होगा फाइनेंशियल इशू है। और फाइनेंशियल इशू में हम जिस बैकग्राउंड से आते हैं, आप और मैं जिस बैकग्राउंड से आते हैं, उन फैमिलीज में आप देखोगे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है वो फाइनेंशियल इशू से है। तो आपको मैं ये तो श्योरिटी दे देता हूं कि आप अगर जब सीए बन जाओगे तो आपको आराम से कहीं पे भी 60-70,000 पर मंथ है वो मिल जाता है। और उसकी वजह से आपका जो फाइनेंशियल इशू है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा, वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। और ऑब्वियसली आपने बहुत सपने देखे हुए, बहुत कमाओ, आगे जाके करिए, ठीक है। So guys, that's enough for today from my side. Thank you, thanks a lot. मिलते हैं नेक्स्ट रिवीजन लेक्चर में, रिवीजन लेक्चर 2 में।